आज मैं जिस विषय पर आपसे बातचीत करने जा रहा हूँ उसे आप कह सकते हैं कि ये गैर पारंपरिक विषय है, नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि इसे तो हर एक को पढ़ाया जाना चाहिए, हर एक को बताया जाना चाहिए, क्योंकि पढ़ने का संबंध केवल किताब की ही पढ़ाई से नहीं है, बल्कि हर उस चीज़ से है जिसमें हमारा दिमाग लगता है, जिसे हमें याद रखने की ज़रूरत पड़ती है और जिसे हम याद करके बाद में इस्तेमाल में लाते हैं। फ्रेंड्स, इसका विषय है मन का कैनवास। मैं समझ सकता हूँ कि आपके मन में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी सी शायद पैदा हुई हो कि ये क्या मन का भी कैनवास होता है और आप किस विषय के बारे में सुनने जा रहे हैं। लेकिन मित्रों, मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है। मेरा तरीका कुछ इस तरीके का है जो मैं खासकर अब्राहम लिंकन साहब का एक उदाहरण को याद करता हूँ। अब्राहम लिंकन साहब का कहना था, लिंकन जी के बारे में आप जानते होंगे, ये अमेरिका के महानतम राष्ट्रपतियों में से एक रहे हैं जिन्होंने दास प्रथा के खिलाफ सबसे पहले विधेयक पारित किया था और अमेरिका के इतिहास में मतलब एक सबसे सुनहरे पन्नों में जिनका नाम लिखा गया है वो हैं लिंकन साहब, अब्राहम लिंकन। इन्होंने एक बात कही थी और वो बात ये थी कि यदि मुझे लकड़ी काटने के लिए 6 घंटे दिए जाएं, 6 आवर्स दिए जाएं लकड़ी काटने के लिए, तो इसमें से 4 आवर्स मैं केवल अपने कुल्हाड़ी की धार को तेज करने में लगाऊंगा, कुल्हाड़ी की धार को तेज करने में लगाऊंगा, ये उन्होंने कहा था। चलिए, हम 6 आवर्स और 4 आवर्स को नहीं लेते, परसेंटेज में नहीं निकालते हैं, लेकिन मित्रों उनके कहने का मतलब क्या था? उनके कहने का मतलब बहुत ही सरल था, बहुत ही सहज था और सच पूछे तो बहुत ही व्यावहारिक था। वो कहना ये चाह रहे थे कि हम सब के पास कोई न कोई एक इंस्ट्रूमेंट होता है। इसे अब हम सैद्धांतिक रूप से समझने की कोशिश करते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक उपकरण होता है हमारे पास। इसे आप कह सकते हैं कि किसी भी काम को करने का एक माध्यम होता है, मीडियम होता है, जिससे हम किसी भी काम को करते हैं। जैसे कि लकड़ी काटने का जो माध्यम है, उस जमाने की बात आप कीजिए, 1860 के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो एक कुल्हाड़ी थी, इसीलिए वो कुल्हाड़ी की बात करते हैं। और लिंकन जी ने ये उदाहरण इसलिए दिया है कि वो उन्होंने सारे काम किए, लकड़हारे का भी काम उन्होंने किया है, इसीलिए वो अपने व्यवहार की बात कर रहे हैं। तो कुल्हाड़ी उनके पास एक माध्यम है, एक इंस्ट्रूमेंट है, जिससे वो लकड़ी काटने का काम करते हैं। उन्होंने यहाँ ये बात कही कि अगर मुझे 6 आवर्स काम करना है लकड़ी काटने का, तो उसमें से 4 आवर्स मैं केवल अपने इस इंस्ट्रूमेंट को ठीक करने में लगाऊंगा। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, वो केवल ये नहीं कह रहे हैं कि मैं काम ही करता रहूंगा, 6 घंटे लकड़ी ही काटता रहूंगा और इस तरह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी काट लूँगा। यहाँ जो सबसे बड़ी बात और बड़ी मौजू बात और सच पूछे तो बहुत ही वैज्ञानिक बात, बहुत ही साइंटिफिक बात उन्होंने जो कही है वो ये कि हमारे पास जो हमारा ये इंस्ट्रूमेंट है, जो हमारा ये उपकरण है, इस उपकरण को भी तो ठीक ठाक करने में हम समय दें। ठीक ठाक करने में ही नहीं बल्कि ठीक ठाक रखने में भी, ठीक ठाक रखने में ही नहीं बल्कि इसकी क्षमता को बढ़ाने में भी, क्षमता को बढ़ाने में, इसके लिए भी तो हम कुछ सोचें कि हमारे पास जो उपकरण है, हम केवल ये सोचें कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना, ज़्यादा से ज़्यादा घंटे उससे काम लेना है और फिर हमारा जो आउटपुट है वो मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ उन्होंने एक बहुत ही सही बात कही है मित्रों, और वो ये कि जो हमारा उपकरण है, यदि हम इसे ठीक ठाक रखेंगे, अगर हम इसकी क्षमता बढ़ाएंगे, तो हमारा जो आउटपुट है वो आउटपुट ऑलरेडी ज़्यादा होगा। भले ही सामने वाले को ये दिख रहा है कि इसने लकड़ी की कटाई तो केवल 2 घंटे ही की है, लेकिन इसने जो 2 घंटे में लकड़ी काटी है, सच पूछे तो वो 6 घंटे की लकड़ी काटने वाले से ज्यादा क्वांटिटी होगी, क्योंकि इसकी धार तेज है। इस 6 घंटे तक लकड़ी काटने वाले को मान लीजिए कि एक पेड़ को काटने के लिए उस कुल्हाड़ी से जो उसके पास है, उस पेड़ पर 100 बार उसको चोट करनी पड़ रही है, 100 बार उस पर मार करनी पड़ रही है। तो जिसकी धार तेज है उसको मुश्किल से
30 बार मार करनी पड़ेगी और 30 बार में वह उतनी ही लकड़ी काट लेगा, उतने पेड़ काट लेगा। तो स्वाभाविक है कि टोटल जो आउटपुट है इसका ज्यादा होगा। ये बात उन्होंने कही थी दोस्तों, बड़ी खूबसूरत बात कही थी। सच पूछे तो इसी को आधार बनाकर आज मैंने आपके लिए जो विषय चुना है फ्रेंड्स, वो विषय है मन का कैनवास। और धीरे धीरे हम इस पर पहुंचेंगे कि ये जो मन का कैनवास है ये कहने का मेरा मतलब क्या है। तो मैं समझता हूं कि जो लिंकन साहब का अभी जो मैंने आपको उदाहरण दिया उसने आपके मन में थोड़ा सा इस विषय के प्रति एक इंटरेस्ट क्रिएट किया होगा कि नहीं, कुछ बात तो मज़ेदार होने जा रही है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और सच पूछे तो बात वाकई में मज़ेदार होने जा रही है। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं इस कैनवास पर, हम थोड़ा सा इसको डिफाइन करते हैं। थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम बात पढ़ाई लिखाई की ही करेंगे और बहुत वैज्ञानिक पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे और बहुत ही परफेक्ट तरीके से पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे। और ये जो परफेक्टनेस होगी, जो इसकी जो परफेक्ट तरीका होगा वो बड़े नेचुरल वे का होगा। ये नहीं कि उसके लिए बड़े आपको जोड़ घटाव करने पड़ रहे हैं, बड़े प्राणायाम और मेडिटेशन और पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा, नथिंग कुछ भी नहीं इस तरह का। बहुत ही सहज तरीके से हम इन सारी चीज़ों को हासिल कर लेंगे। तो मित्रों, अब हम देखते हैं कि ये कैनवास क्या होता है। आप जानते हैं कि एक जो पेंटर होता है, जो चित्रकार होता है, वो चित्र बनाता है, राइट। आप देखते हैं कि चित्र वो बना रहा है और ये मान लीजिए कि उसका पूरा का पूरा चित्र का एरिया है और उसमें इस हिस्से में वो चित्र बना रहा है। इस हिस्से में उसने चित्र बनाया, एक बड़ा खूबसूरत उसने चित्र बनाया है, नयनाभिराम, जो आप आंखों को देखने से बहुत सुहाना लगता है। बहुत ही प्यारा सा उसने लैंडस्केप बनाया, भूदृश्य बनाया है, बहुत ही खूबसूरत। आप देख रहे हैं कि बहुत पतली सी एक सड़क गई हुई है हरे हरी हरियाली घासों के बीच से, और दूर से एक चरवाहा गाय के झुंडों को लेकर के हाथ में बांसुरी बजाते हुए धीरे धीरे आ रहा है। और फिर धूल धीरे धीरे उन गाय और बैलों के पैरों से जो उड़ रही है वो वातावरण में छाई है। बैकग्राउंड में एक सूरज धीरे धीरे डूब रहा है और वो जो डूबता हुआ सूरज वहीं पर एक बहुत बड़ा पुराना पेड़ है, उसकी शाखों में उलझ गया है। तो इस तरह के सारे दृश्य को आप इस चित्र में देख रहे हैं। काश कि मुझे वो चित्र बनाना आता तो मैं आपको बना के दिखा देता। ये चित्र है, राइट। तो आप जो आनंद ले रहे हैं वो वाकई इस चित्र का ले रहे हैं, और इस चित्र का जो टाइटल भी है वो सच पूछिए तो केवल इसी के आधार पर है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ये इतना हिस्सा खाली है, या है भी तो सोच लीजिए कि कुछ और उन्होंने कर दिया है। जो मेन है वो ये है, राइट। जो मुख्य है वो ये है, टाइटल सब कुछ ये है, सराहा भी यही जाएगा। मित्रों, तो फिर कैनवास क्या है? सच पूछे तो ये जो पूरा का पूरा जो एरिया है, जो उस पेंटिंग का पूरा एरिया है, दिस इज कॉल्ड कैनवास। ये पूरा का पूरा कैनवास है, एक पूरी की पूरी तख्ती है, समझ लीजिए। आप देखेंगे कि इससे पहले कि पेंटर इस पे चित्र बनाना शुरू करता है, आप किसी भी पेंटर से जाकर के पूछिए, या आप खुद भी चित्र बनाते होंगे, और जब आप प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में रहे होंगे तब तो ये होमवर्क के अंदर आता भी है, आपने बनाया भी होगा। इसलिए मैं कोई बहुत आपको नई चीज़ बताने नहीं जा रहा हूँ। मैं बताने केवल ये जा रहा हूँ कि बचपन में भी जाने अनजाने में, खेल खेल में हमें जो चीज़ें बताई गई हैं, सच में वो हम आज भी हमारी ज़िंदगी के लिए और ज़िंदगी के बड़े बड़े कामों के लिए कैसे बेहद ज़रूरी हैं। ये बात अलग है कि हम उसका इस्तेमाल उस तरीके से नहीं कर पाते, कई कारण होते हैं, जानते नहीं हैं, बताया नहीं जाता है, या कुछ बिजी इतने हो जाते हैं, या फिर शॉर्टकट का रास्ता अपनाने लगते हैं, जो भी रीज़न हो, लेकिन हम उसे छोड़ देते हैं। मुझे लगता है कि हमसे ये गलती हो जाती है, हमें छोड़ना नहीं चाहिए, हम उन्हीं को अब पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप याद करिए कि आपने जब चित्र बनाया होगा तो सबसे पहले आप जो शीट लेते थे उसको आप एक पर्टिकुलर कलर में रंगते थे, एक पर्टिकुलर कलर में रंग देते थे, चाहे ये व्हाइट हो, चाहे ब्लैक हो, चाहे ब्लू हो, कि एक कलर आप इसमें डाल देते थे, पूरे में रंग देते थे। और ये जो ब्लू कलर का जो आपने फैसला किया कि आप ब्लू से ही कैनवास को क्यों, इस पूरे की पूरी तख्ती को क्यों रंगेंगे, उसके पीछे आप बड़ा सोच समझकर एक तर्क देते थे कि आपको ये हिस्सा एक आसमान के रूप में चाहिए तो आसमान में ये कलर फिट बैठेगा, नो डाउट कि वो बेस्ट कलर होगा। फिर यहाँ आप जिन कलर्स का इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो कलर्स किस बैकग्राउंड के कलर्स में ज़्यादा उभरेंगे, है ना, ज़्यादा चटकदार होंगे।
वहां आपको लगा कि नहीं ये ब्लू कलर ज़्यादा अच्छा होगा, तो फिर आप ब्लू कलर से कैनवास को रंग देते हैं। अब दोस्तों ये जो ब्लू कलर है, जो कैनवास का कलर या पूरा का पूरा ये जो कैनवास है, आप देखिए कि इस पूरे के पूरे कैनवास पर आप चित्र नहीं बना रहे हैं, है ना। असिस्ट करने के लिए बीच में एक सपोर्टिंग फिगर्स आप भले ही इस तरह के थोड़े थोड़े बना दें, जिसे आप सजावट भी कह सकते हैं, लेकिन जो मेन आपका जो चित्र बन रहा है वो यही हिस्सा है, बस इस हिस्से पर आप चित्र बना रहे हैं। और ये हिस्सा भी रंगा हुआ है कैनवास में, ये भी शामिल है और इसे भी आपने ब्लू से रंगा हुआ है। मजेदार बात यह है कि कोई भी कैनवास की बात नहीं करता, कैनवास के कलर की बात नहीं करता, जो भी बात करता है वो इस चित्र की बात करता है और इस बात को भूल जाता है कि चित्र की इस खूबसूरती में, चित्र के इस उभार में, चित्र के इस चटकपन में, चित्र के इस जीवंतता में इस कैनवास का बहुत बड़ा रोल है। जो ब्लू कलर से आपने तैयार किया है उसका बहुत बड़ा रोल है। और अगर आप ये मानते हैं कि इसका रोल नहीं है तो एक बार प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। ब्लू कलर की जगह इसे ब्लैक कलर से रंग दीजिए या और कोई दूसरा कलर ले लीजिए और फिर बाकी जगह सेम कलर इस्तेमाल कीजिए, तो देखिएगा कि ये सब डल पड़ जाएंगे। बनेंगे तो ठीक है लेकिन डल पड़ जाएंगे। हो सकता है कि तब भी लोग तारीफ करें क्योंकि आप बहुत अच्छे चित्रकार हैं, लेकिन अगर दोनों को एक दूसरे के बगल में रख करके कहेंगे आप देखने वालों को कि आप इनकी मार्किंग कीजिए कि कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, 10 में से नंबर दीजिए, तो आप देखेंगे कि ये जो ब्लू कलर है, जो ओरिजिनल आपने चुना था, हो सकता है कि इसमें आपको 10 में 8 मिल जाए और इसमें आपको 10 में 7 मिले, यानी कि ये बेटर तो हुआ। तो यहाँ आपका जो निर्णय था वो गलत नहीं ठहरता है, उसका विकल्प नहीं है। आपका निर्णय सही ही था कि इसको ब्लू कलर से रंगा जाए, कैनवास तैयार किया जाए। तो मित्रों यहाँ जो सिंपल सी जो बात है जो मैं आपको इससे कहना चाह रहा था वो ये है कि हम किसी भी काम को करने से पहले, इसे आप इस तरीके से समझें, जब हम कोई भी काम करते हैं तो काम को करने से पहले हमें उसकी कुछ न कुछ तैयारी करनी पड़ती है। भले ही हम उसे जानबूझकर करते हैं या अनजाने में ही वह हमसे होती है, लेकिन हम ऐसा करते हैं किसी भी काम को करने से पहले। जैसे आप देखें कि हम बिस्तर से उठते हैं, तो बिस्तर से उठने पर हम क्या करते हैं? भले ही आज हम चूंकि हड़बड़ी के माहौल में रह रहे हैं तो उठ करके सीधे सीधे बाथरूम में घुसते हैं, लगता है कि 1 मिनट भी क्यों खराब करें, लेकिन हम एक जबरदस्त अंगड़ाई लेते हैं। जो लोग ओरिजिनल लाइफ जी रहे हैं आप उनको जाकर के देखिए, आप किसी डॉग को देखिए कैसे अंगड़ाई लेता है, पूरे अपने पैरों को आगे फैला करके, आगे के पैरों को पीछे के पैरों को पीछे तरफ ले जा करके पूरी अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है और फिर वो अपने में एक ताजगी महसूस करने लगता है, ऊर्जा उसके अंदर आ जाती है, यानी कि उसने अपने कैनवास को ठीक कर लिया। इसे ही कहा जाता है कैनवास। खिलाड़ियों को देखिए, जब आप खिलाड़ियों को देखिए, आपने क्रिकेट ग्राउंड में खिलाड़ियों को जाते हुए देखेगा, खिलाड़ी क्या करता है, आप देखिए कि वो उछल कूद कर रहा है, आपको तमाशबीन भी लग सकता है ना। वो अपने पंजों पर उछल रहा है, अपनी बॉडी को दाएं बाएं आगे पीछे मोड़ रहा है, चारों तरफ घुमा रहा है, उठक बैठक कर रहा है, जिसे हम सब कहते हैं वार्म अप करना, वार्मिंग अप करना। वार्म अप कर रहा है बॉडी को, अपने शरीर को गर्म कर रहा है, यानी कि उसमें ऊर्जा पैदा कर रहा है। ऊर्जा पैदा क्यों कर रहा है? वो ऊर्जा पैदा इसलिए कर रहा है, वो अपने अंदर डॉग ताजगी इसलिए ला रहा है ताकि अब ये जो काम करने जा रहा है, खिलाड़ी खेलने जा रहा है और डॉग चौकीदारी करने जा रहा है, ये भी इसका काम है ताकि ये अपने इस काम को बहुत अच्छे से कर सके। और कोई बड़ा काम नहीं है इसका, कोई और दूसरा बड़ा काम नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई भी चीज हमारे काम को बेहतर तरीके से करा रही है तो उससे बड़ा काम भला और क्या हो सकता है। मुझे तो लगता है कि सबसे बड़ा काम यही है। आप जितने भी उदाहरण ले लीजिए, आप कभी वॉच कीजिएगा, आप लोगों को वॉच कीजिए, आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी कि वो किस तरीके से अपने को वार्म अप करते हैं, किस तरीके से अपने को तैयार करते हैं, किस तरीके से अपने कैनवास को ठीक ठाक करते हैं। आप किसी म्यूजिशियन को देखिए, संगीतकार को देखिए, ध्यान दीजिए कि वो क्या करता है। संगीतकार क्या करेगा? तबला बजाने वालों को देखिए तो उनकी डोरियों को कसेगा,
ठोक ठोक करके अगल बगल में देखेगा कि उसमें से आवाज़ ठीक निकल रही है कि नहीं निकल रही, उसका जो चमड़ा है ठीक से कसा हुआ है या नहीं कसा हुआ है। वीणा बजाने वालों को देखिए, सितार बजाने वालों को देखिए, तो ऐसा कभी नहीं होता कि वो सितार उठाएंगे और बजाना शुरू कर देंगे। जब वो परफॉर्म करने जाते हैं तो आप देखिए कि वो बाकायदे टुनटुना करके उनको टेस्ट करते हैं, इसको कसेंगे, उसको ढीला छोड़ेंगे, इधर से करेंगे, उधर से करेंगे। हम सब सामान्य लोगों को भले ही उसकी जो आवाज़ होती है, उसकी आवाज़ की बारीकियों को हम नहीं पकड़ पाते, लेकिन ये जो संगीतकार हैं ये तो बहुत उसकी महीन महीन अंतरों को पकड़ते हैं, बारीकियों को पकड़ते हैं। उनके कानों में तो जो सुर होते हैं वो रच बस चुके होते हैं, तो उसके साथ वो तालमेल बैठाते हैं, वो अपने इंस्ट्रूमेंट को ठीक करते हैं। मित्रों, ऐसा हर कोई करता है। सोच करके देखिए, आप अपने जीवन में, अपनी घटनाओं में जाइए, देखिए, उनका मुआयना कीजिए, तो लगेगा कि आप भी कुछ न कुछ करते हैं। और यदि कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये मान करके चलिए कि कोई चीज़ आपसे मिस हो रही है, कोई चीज़ आपसे मिस हो रही है, आप ये मान करके चलिए। मित्रों, अब मैं आता हूं जो हमारा बिल्कुल सही जो डायरेक्ट सब्जेक्ट है उस पर। सच पूछिए तो मैं अभी तक कुछ नहीं कर रहा था, आपको जिस विषय पर मुझे ले जाना है उस विषय का मैं कैनवास ही तैयार कर रहा था और कुछ नहीं। आप आंसर लिखते हैं परीक्षा में, अच्छा आंसर कैसे लिखा जाना चाहिए इसके लिए टीचर आपको बताते हैं कि पहले भूमिका लिखो। राइट, ये भूमिका क्या है? आप जब कहीं भी जाते हैं, अपने दोस्त से मिलते हैं, तो आप सीधे बातचीत नहीं करना शुरू कर देते है ना, हाथ मिलाते हैं, उसका हाल चाल पूछते हैं। आप भी जब अपने दोस्त के घर जाएंगे तो उनके पापा मम्मी आपसे मिलेंगे तो वो आपसे हाल चाल पूछेंगे, बेटे तुम्हारा क्या हाल चाल है, पापा मम्मी कैसे हैं, और सब ठीक ठाक तो है, बताओ। इसके बाद पूछेंगे कि बताओ कैसे आए। तो मित्रों, मैं कहता हूँ कि आपके आंसर की जो ये भूमिका है, आप जब किसी से मिलते हैं तो ये हाल चाल है, ये सब क्या है? कैनवास ही है। इसको थोड़ा सा ब्रॉड करके देखिए, यानी कि कुल मिलाकर के ये कि हम सीधे सीधे चीजों पर नहीं आते हैं। सीधे सीधे अगर हम चीजों पर आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि चीज एकदम खटाक से हो गई, एकदम खटाक से हो गई। और ये जो खटाक से होना है, इसको जो हमारी चेतना है एकदम बर्दाश्त नहीं कर पाती। जैसे आप देखिए कि आप सोए हुए हैं, राइट, आपने कह रखा था अपनी मम्मी से कि मम्मी मुझे सुबह 4 बजे उठा देना, मुझे पढ़ाई करनी है। हालांकि मैं आज के हिसाब से उदाहरण गलत दे रहा हूं कि 4 बजे उठा देना, पढ़ाई करनी है। मुझे उदाहरण देना चाहिए कि 4 बजे उठा देना, वो भारत और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच आने वाला है, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। अब आपकी मम्मी आपको कैसे उठाती है? हौले हौले उठाती है, आपको धीरे धीरे उठाती है। आपको धीरे से आपके भुजा पर, कंधे पर वो हाथ रखेंगी, फिर धीरे धीरे हिलाएंगी, फिर देखेंगे कि नहीं उठ रहा है तो फिर धीरे धीरे बोलेंगी कि बेटे उठो, बेटे उठो। फिर वो क्रमशः तेज होती जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डायरेक्ट हमारी चेतना पर जो अटैक होता है, हमारी चेतना उसके लिए तैयार नहीं रहती है। चेतना की ये विशेषता है, चेतना का ये लक्षण है कि वह चीजों को धीरे 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 स्लो स्पीड में एक्सेप्ट करती है। और जब स्लो स्पीड में ये चीज आती है तो हमारी चेतना में वो चीज रच बस जाती है। मित्रों, ये उठाने का ये तरीका भी और क्या है, आपको नहीं लग रहा है कि यह भी कैनवास ही है? तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं अपने मुद्दे की बात पर कि अगर अब आप चेतना के इस लक्षण को स्वीकार कर रहे हैं, मान रहे हैं कि हमारी चेतना किसी भी चीज को धीरे धीरे ही ज़्यादा अच्छे से स्वीकार करती है, और जब अचानक उस पर अटैक किया जाता है तो हम चौंक उठते हैं, तो अब हम आते हैं पढ़ाई करने के ढंग पर। हम पढ़ते हैं। देखिए, सिविल सर्विस की तैयारी का सबसे बड़ा काम क्या है? सिविल सर्विस की तैयारी आप कैसे करेंगे? दौड़ने की तैयारी आप कैसे करेंगे? गायन की तैयारी आप कैसे करेंगे? गायन की तैयारी आप रियाज से करेंगे, एथलीट की तैयारी आप दौड़ दौड़ करके करेंगे, और सिविल सर्विस की तैयारी आप पढ़ाई करके करेंगे। सीधी सी बात है, ये हमारी तैयारी का केंद्रीय भाग है, पढ़ाई करना। इसके बारे में तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, है ना। हालांकि ये बात अलग है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैं आईएएस बनना चाहता हूं लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं क्या करूं? मैं भी उनसे पूछता हूं कि तो ये बताइए कि अब मैं क्या बताऊं,
मैं क्या बताऊं, क्योंकि उसका जो मेन है सिविल सर्विस की तैयारी का वो पढ़ाई ही है। इसके बारे में तो कोई प्रश्न चिन्ह है ही नहीं कि कोई इसका भी विकल्प हो सकता है। हाँ, इन बातों के तो विकल्प हो सकते हैं कि ये पढ़ाई कैसे की जाए, इसके तो विकल्प हो सकते हैं। कौन कौन सी किताबें पढ़ी जाए इसके विकल्प हो सकते हैं, कितने घंटे पढ़े जाएं इसके विकल्प हो सकते हैं, कहाँ जाकर पढ़ाई की जाए उसके विकल्प हो सकते हैं, लेकिन पढ़ाई का एज सच कोई विकल्प है ही नहीं। इसलिए एक बात तो दिमाग में बिल्कुल साफ होनी चाहिए, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि यार क्या कोई दूसरा तरीका भी है। राइट फ्रेंड्स, मैं व्यंग में भी कह सकता हूं कि कम से कम यूपीएससी के लिए कोई दूसरा तरीका नहीं है। ये मैं व्यंग में कह रहा हूं, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, और यही ताकत सच पूछिए तो इसे इतना अधिक सम्मान भी दिलाती है। अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं इसका मतलब है कि यू आर 24 कैरेट गोल्ड, आप प्रूफ करते हैं, इसलिए इसका इतना विश्वास है। खैर, तो मित्रों, पढ़ाई सिविल सर्विस की तैयारी की रीढ़ की हड्डी है। बाकी सारी चीजें इसी पर डिपेंड करती हैं। ये इसकी नींव है, इसका कोई विकल्प नहीं है। अध्ययन ये आपको करना ही करना है, और अगर ये नहीं हो रहा है तो मान करके चलिए कि फिर ये फील्ड हमारे लायक नहीं है। फिर दूसरे बहुत से फील्ड हैं, इससे भी बेहतर फील्ड हैं, उनको किया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं। राइट। तो मित्रों, अब मैं आता हूं इसके नेक्स्ट स्टेज पर कि अब आपको पढ़ना तो पड़ेगा। अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाह रहे हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा, उसका कोई विकल्प नहीं है। राइट। तो अब ये जो अध्ययन है, अब हम आते हैं, जैसा कि पहले मैं बता चुका हूं कि इस अध्ययन के लिए जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हर चीज का एक माध्यम होगा, एक उपकरण होगा, एक इंस्ट्रूमेंट होगा, जिसे आप जो भी नाम देना चाहें, इसी के माध्यम से तो आप काम करेंगे, है ना। एक लोहार के पास अपना इंस्ट्रूमेंट होता है, किसी के पास हथौड़ा है, एक किसान के पास अपना इंस्ट्रूमेंट है, उसके पास कुदाली है, हल है। राइट। एक पेंटर के पास अपना इंस्ट्रूमेंट है, उसके पास पेंट करने का ब्रश है। एक बांसुरी बजाने वाले के पास अपना उपकरण है, उसके पास बांसुरी है ना। एक जो कुश्तीबाज है उसके पास अपना उपकरण है, वो उसका शरीर है। और फिर हमको अपने इस इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करके और फिर उसे सही सलामत रखना चाहिए। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, उसे सही सलामत रखना चाहिए, और न केवल सही सलामत ही रखा जाना चाहिए बल्कि लगातार उसकी क्षमता भी बढ़ाते रहना चाहिए। उसका कारण ये है दोस्तों, क्योंकि जब हम किसी भी चीज का उपयोग करते हैं तो याद रखिए कि धीरे 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 उस चीज की क्षमता कम होने लगती है, उस चीज की क्षमता कम होने लगेगी। आप अपने गांव को याद करने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी उम्र अभी 20 साल की है तो आप उस समय को याद कीजिए जब आप कम से कम उम्र में किसी चीज को याद कर सकते हैं। 5 साल 6 साल की उम्र होगी, उस समय आप अपने गांव के किसी भी लैंडस्केप को याद कीजिए। याद कीजिए कि वो एक लैंडस्केप था जो चढ़ान वाला था, जो टापू था। एक गड्ढा याद कीजिए जो कि काफी बड़ा गड्ढा था, और आज वो क्या है। आप देखेंगे कि अगर वो बहुत गहरा गड्ढा था तो वो कम गहरा हो गया है, और अगर वो टापू जैसा था या ऊंचाई वाला था तो उसकी ऊंचाई कम हो गई है। यानी कि दोनों अपने वर्तमान स्थिति में नहीं रह गए हैं, उनमें परिवर्तन हो गया है, उनकी घिसाई हो गई है, उनकी क्षमता कम हो गई है। टापू की क्षमता क्या है? ऊंचाई, ऊंचाई कम हो गई। गड्ढे की क्षमता क्या है? गड्ढे की क्षमता तो यही है ना कि वो कितना गहरा गड्ढा है, यही तो गड्ढे की क्षमता होगी ना, वो उसकी गहराई कम हो गई। तो क्षमताएं कम होती जाती हैं जब हम किसी चीज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अब हमारे सामने फिर एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि हम कैसे, चूंकि ये तो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इस क्षमता को कम होने से बचाएं। अदरवाइज कुछ समय के बाद हम गिव अप कर देंगे, उसे हमें छोड़ना पड़ेगा। अब होता क्या है फ्रेंड्स कि कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं कि उसकी क्षमता कम हो गई है तो आप उसे बदल लीजिए। गाड़ी पुरानी हो गई, 10 साल पुरानी हो गई, तो आप इसे चेंज कर लीजिए, गाड़ी चेंज कर लीजिए, नई गाड़ी ले आइए। कुल्हाड़ी बेकार हो गई, नई कुल्हाड़ी खरीद लीजिए। राइट।
लेकिन दोस्तों, अब हम जिस पर बात करने जा रहे हैं कि ये जो हमारा अध्ययन है, हर चीज के लिए तो क्षमता आप बदल नहीं सकते। एक कुश्तीबाज है, कुश्तीबाज का जो मेन इंस्ट्रूमेंट है वो है उसका शरीर। अब आप मुझे बताइए कि ये बेचारा अपने इस शरीर को किस चीज से बदले। क्या यहाँ कोई एक्सचेंज ऑफर इसके लिए है कि भैया तू ये ले ले और बदले में मुझे ये दे दे? क्या कोई एक्सचेंज ऑफर है? नहीं ना। ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में आप, हमारे सामने इसके सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं है कि हम अपने इस शरीर की हिफाजत करें, इसे सही सलामत रखें। और जब तक हम इसे सही सलामत रखेंगे तब तक ये हमारा साथ देगा। ये उपकरण हमारे काम आता रहेगा और जैसे ही इसकी क्षमताएं खत्म होंगी हम इस ग्राउंड से बाहर हो जाएंगे, मतलब कुश्ती वाले ग्राउंड से हम बाहर हो जाएंगे। एक सिंपल सी बात है, राइट। वैसे भी ऐसी चीजों को जिन्हें हम बदल सकते हैं, जैसे मैंने कार की बात कही, आप मान लीजिए कि आपके पास 20 कार है और आप टैक्सी एजेंसी है आपकी, तो आप पुरानी कारों को बदलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आप इसका भी रख रखाव ठीक तरीके से करेंगे तो जिन कारों को आप अभी 10 साल में बदल देते हैं, सही ठीक ठाक रख रखाव करेंगे, तब हो सकता है कि आपको वो 2-3 साल आपका और ज्यादा साथ दे दे, फिर आप 12-13 साल में बदलेंगे। तो रख रखाव के बदले वो 2-3 साल आपके लिए ज्यादा उपयोगी तो हो ही जाएंगे, उतना फायदा तो आपको मिल ही जाएगा। तो रख रखाव की जो नीति होती है दोस्तों, वो कभी भी नुकसान करने वाली नहीं होती है, वो हर हालत में हमें फायदा ही पहुंचाती है, इसको ध्यान रखिए। दोस्तों, आप कह रहे होंगे कि सर खींचते चले जा रहे हैं और हमारे मेन मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, मैं आऊँगा मेन मुद्दे पर, आप थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए। मैं हर बार में, हर लेक्चर में लगभग आप लोगों से साथ मांगता हूं, क्योंकि टिप्स के ज़माने में थोड़ी सी अधीरता तो लोगों में है। लोगों को लगता है कि बस फट से चीज़ें बता दी जाएं, और लेकिन मैं भी आपको बता चुका हूं मित्रों 7-8 मिनट पहले की जो चेतना है वो धीरे धीरे वाली चीज़ों को ज़्यादा गहराई से एक्सेप्ट करती है। अदरवाइज तो धक होकर के चेतना बिल्कुल अचंभित हो जाती है कि अरे ये क्या हुआ, चौंक जाती है, समझ जाती है, आंख मिचमिचाती है, खोल के एक अंदाजा लग जाता है कि अच्छा ये चीज है, बस खत्म। लेकिन उसके दिमाग पे जो उसकी छवि बननी चाहिए, जो प्रिंट होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं कि ये जो अध्ययन है इसका इंस्ट्रूमेंट क्या है। लेट्स फाइंड आउट। और फाइंड आउट करने के लिए कुछ ऐसा नहीं कि हमको बड़े न्यूटन की आत्मा की जरूरत है। वी ऑलरेडी नो, हम जानते हैं कि क्या है। सामान्य रूप में आप कहेंगे मस्तिष्क, दिमाग, हम सामान्य पढ़े लिखे की भाषा में यही कहते हैं। मैंने सच पूछे तो इसी को एक अलग तरीके से नाम दिया है मन। तो इस पूरे के पूरे मेरे इस उद्बोधन में जहां भी मन की जगह मस्तिष्क आए, मस्तिष्क की जगह मन आए, जब इस तरह की बातें हों, तो आप दोनों को एक दूसरे से जोड़ करके ही देख लीजिएगा, पर्यायवाची मान करके चलिएगा। दोनों में कोई भेद मत कीजिएगा। मैं दोनों को बिल्कुल एक जैसा ही लेकर चल रहा हूं, क्योंकि हम यहाँ कोई बहुत बड़ी बौद्धिक बातचीत नहीं कर रहे हैं, है ना। हम यहाँ बहुत ही व्यावहारिक चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम उनकी थोड़ी जो अंतर हैं उस पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम बायोलॉजी या साइकोलॉजी की पढ़ाई नहीं हो रही है। ये तो हम अपने काम चलाने के लिए अच्छी चीज़ों की तलाश कर रहे हैं, राइट। तो आप जिसे मस्तिष्क कह रहे हैं इंस्ट्रूमेंट के रूप में, उसे ही इंस्ट्रूमेंट के रूप में मैंने यहाँ मन कहा है। इसका मतलब हुआ कि जो हम पढ़ाई करते हैं, यानी कि ये पढ़ाई करना हमारा एक चित्र बनाना हुआ। अब हमें देखिए, जब आप पढ़ाई करते हैं तो याद रखिए आप चित्र ही बनाते हैं। इनफैक्ट आप किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो आपके दिमाग पे क्या चीजें उभरती हैं, आपके दिमाग पर चित्र ही उभरते हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि जो हमारा मन है वो पूरी तरह से एक कैनवास है, एक बहुत अथाह कैनवास है, इसका कोई अंत नहीं है, ये अनंत है। और जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, हालांकि मैं यहाँ बात केवल पढ़ने की कर रहा हूँ, लेकिन मित्रों चाहे हम कोई चीज़ पढ़ें, चाहे कोई हम चीज़ देखें, कोई चीज़ सुने, कोई चीज़ बोलें, और यहाँ तक कि कोई चीज़ सोचें, तुरंत उसकी छाप, उसकी इमेज हमारे इस मन पर पड़ जाती, हमारे इस मस्तिष्क पर पड़ जाती है, उसका चित्र छप जाता है, राइट।
अब ये जो चित्र छपा है, इस चित्र की तारीफ हो, ये चित्र गाढ़े हों, ये चित्र अच्छे हों, ये चित्र लंबे समय तक टिकने वाले हों, इसके लिए अब मैंने जो पहले एक पेंटर का उदाहरण दिया था उसे याद करने की कोशिश कीजिए। ये चित्र सुंदर बने उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारा ये जो कैनवास है ये सुंदर हो, इसे आप पेंट करें। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के ये है कि इस अध्ययन के लिए जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, जिसे मैंने यहाँ कहा है मन, आप चाहें तो इसे कह सकते हैं मस्तिष्क, चाहे आप इसे चाहें तो कह सकते हैं माइंड, इसी कोई चाहे आप कह सकते हैं मेमोरी, जो भी नाम देना चाहें। हालांकि माइंड और मेमोरी में थोड़ा सा फर्क है, ये सॉफ्टवेयर है, ये हार्डवेयर है, इस तरह से कह लीजिए। लेकिन जो भी आप नाम देना चाहें, उनमें जो भी फर्क हो, लेकिन मैंने उसे यहाँ मन कहा है, इसलिए मैं अक्सर मन शब्द का इस्तेमाल करूंगा, तो आप उसे उसी रूप में समझिएगा। तो हम अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें, और स्पेशली सिविल सर्विस की पढ़ाई के लिए, क्योंकि जो सिविल सर्विस की पढ़ाई है, इसकी जो सबसे बड़ी चुनौती है फ्रेंड्स, वह चुनौती है सेलेक्ट होने की चुनौती। ये चुनौती आपने इससे पहले फेस नहीं की है। आपने प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इन सब के एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं और बहुत अच्छे नंबरों से क्वालिफाई किए हैं, लेकिन आपने ये सेलेक्ट होने का चैलेंज फेस नहीं किया है। हाँ, अगर आप प्री मेडिकल टेस्ट में बैठे होंगे या इंजीनियरिंग वाले में बैठे होंगे तो फिर सेलेक्ट होने का आपने फेस किया होगा। तो चूंकि यहाँ सेलेक्ट होने का चैलेंज है, इसीलिए हमें फिर अपनी उन सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है, उन सारी चीज़ों की दुरुस्ती की ओर ध्यान देना पड़ता है, जो हमें यहाँ सेलेक्ट होने की गारंटी दिला सके। जैसे लड़ाई, तो जब कोई लड़ाई में जाता है, कोई सेना जब लड़ाई पे जाती है, तो सेनापति को ये नहीं कि केवल हिस्ट पुष्ट बस अपना सेना इकट्ठी कर ली, सेनानी इकट्ठे कर लिए, उनकी एक एक चीज पर ध्यान देता है वो। इनके पास हथियार कौन से हैं, इनकी संख्या कितनी है, मौसम कैसा है, कौन कहाँ से आएगा, कहाँ से अटैक करेगा, क्या रणनीति होगी, सामने वाले के बारे में भी सोचना होता है, तब जाकर के कहीं वह युद्ध में जीत पाता है। लगभग वही कुछ वैसी ही स्थिति सिविल सर्विस के प्रिपरेशन के बारे में भी मुझे मालूम पड़ती है। हालांकि ये बात अलग है कि जो मैं बात करने जा रहा हूं ये केवल सिविल सर्विस के प्रिपरेशन तक ही सीमित नहीं है, ये तो अल्टीमेट है, ये हाईएस्ट लेवल है। लेकिन यदि आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके जीवन के सभी पक्षों में आप बेस्ट सिचुएशन में रहेंगे। चाहे आप 12th का ही एग्जाम क्यों ना दे रहे हो, वहां भी तो आपको अध्ययन ही करना है। ठीक है, वहाँ पास होने की नीति है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की आप नीति तो बना ही सकते हैं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर होगा तो आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में अगर आप इस सिद्धांत को लेकर के चलते हैं तो आप डेफिनेटली जानिए कि आपकी जो सफलता है वो पहले से काफ़ी बेहतर हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है मित्रों कि केवल बेहतर ही नहीं होगी, बेहतर तो होगी ही, केवल बेहतर ही नहीं होगी बल्कि आपका जो लेबर है, जो आपकी जो मेहनत है वो कम हो जाएगी। यानी कि मेहनत कम, फायदा ज्यादा। और उसका कारण यह है क्योंकि अब आप एक विज्ञान के सिद्धांत को लेकर के चल रहे हैं। आपको मालूम है कि पढ़ा कैसे जाना चाहिए। मित्रों, पढ़ा कैसे जाना चाहिए एक अलग से विषय है और बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, उस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। यहाँ तो जो हमारा कंसर्न है वो ये है कि हम कैसे ये जो मन का कैनवास है इसको कैसे पेंट करें, कैसे बेहतर बनाएं, ताकि उसकी मदद हमको अपनी पढ़ाई में मिल सके। तो फ्रेंड्स, मैं समझता हूं कि यहाँ तक जो मैंने बात की है आपको ये बात बहुत स्पष्ट हो गया होगा कि हम जो इस मन की कैनवास की बात कर रहे हैं उसका संबंध हमारे स्टडी से है, हमारे अध्ययन से है, और हमारे इस अध्ययन का जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट हमारा ये मन है। और जब हम मन के कैनवास की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि हम कैसे अपने इस मन को ठीक ठाक रखें। बस केवल कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि इस मन के साथ हमारा व्यवहार, हमारा इंटरेक्शन
कैसा होना चाहिए, या इसे यूं कह लीजिए कि हमारे इस मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए, इसकी क्वालिटी कैसी हो। अभी आपके पास एक क्वालिटी है, डेफिनेटली चाहे जैसी भी क्वालिटी होगी, और उसमें आप अध्ययन भी कर रहे हैं और आपको सफलता भी मिल रही है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो भी स्टूडेंट हैं, कहीं ना कहीं उनमें अपने प्रति कुछ न कुछ असंतोष का भाव तो होता ही है। ये असंतोष का भाव कई तरीके से होता है, उनमें डिससेटिस्फैक्शन होता है। कुछ कहते हैं कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उतने नंबर नहीं मिलते। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि जबकि सामने वाला मेहनत कम करता है तो उसको ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं। और भी बहुत तरीके के डिससेटिस्फैक्शन होते हैं। पढ़ने में रुचि नहीं आ रही है, वो पढ़ने में मन नहीं लगता है, वो भी एक शिकायत होती है। अगर हम पढ़ रहे हैं तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं, वो भी एक शिकायत रहती है। वैसे तो नहीं भूलते, लेकिन जब परीक्षा हॉल में होते हैं तो परीक्षा हॉल में भूल जाते हैं, ये एक शिकायत। तो कई तरीके के असंतोष स्टूडेंट्स के होते हैं। और ये जो असंतोष है, ये शुरू से हम सब महसूस करते हैं। यानी कि ये किसी एक की समस्या है। समस्याओं के स्तर अलग अलग हो सकते हैं, शिकायतों के प्रतिशत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सच पूछे तो इस तरह का असंतोष लगभग हर एक स्टूडेंट में होता ही है, कमोबेश। लेकिन मित्रों, मैं आपको ऐसा यहाँ कुछ नहीं बताने जा रहा हूँ, या मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है जहाँ ये आपका असंतोष है ये 0% हो जाएगा। ऐसी चीज नहीं है ना, क्योंकि देखिए, दिमाग हमारा कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में काम नहीं करता जहां 100% परफेक्ट होता है कि उसकी हमने कोई प्रोग्रामिंग कर दी और वो प्रोग्रामिंग के तहत वो फिर अपने ढंग से वो काम करता रहेगा, है ना। इसमें एक सेंसिटिविटी है, ये एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी है ना, एक जैविक गतिविधि है। और इस जैविक गतिविधि में होता ये है कि हमारे जो अपने इमोशंस हैं, हमारे जो अपने विचार हैं, वो लगातार हमारे जो एक्शंस होते हैं उन एक्शन को प्रभावित करते रहते हैं, है ना। एक मैकेनिकल एक्शन होता है तो मैकेनिकल एक्शन में तो मशीन का की कोई भावना नहीं है, उसके कोई थॉट्स नहीं है कि वो अपनी तरफ से सोच ले। पता लगा कि वो एक काम कर रहा है, काम करते करते उस मशीन को कुछ याद आ गया, और जैसे ही याद आ गया तो उसका मन भटक गया और उसके एक्शन में गड़बड़ी हो गई। मशीन तो ऐसा कुछ करता नहीं है, लेकिन हमारे साथ ऐसा होता है। मैं परीक्षा दे रहा हूँ, परीक्षा देते देते मुझे ध्यान आ गया कि अरे बाप रे, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। और जैसे ही मुझे याद आया, पता लगा कि मैं प्रश्न अच्छा खासा लिख रहा था, अब जो लिख रहा था वो भूल गया, 2 पॉइंट से मैं मिस कर गया। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं होगा, राइट। तो चूंकि हमारे पास भावनाएं होती हैं, हमारे पास विचार होते हैं, हम एक बायोलॉजिकल में हमारी आइडेंटिटी है, इसीलिए हम 0% असंतोष को नहीं ला सकते कि इसको हम 0% करेंगे। लेकिन मित्रों, अगर हम इसको अपने असंतोष को 100% मान लें तो हम इसको मिनिमाइज करते करते मुझे लगता है कि 20% तक तो ला ही सकते हैं। और ये जो 80% का जो अचीवमेंट है, जो हमने 80% कम कर लिया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। इसको आप कोई छोटी चीज मत मानिएगा। और सच पूछिए तो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में ये जो 20% बच गया है, इस 20% को ही आप 0% मान लें। 20% इज इक्वल टू 0%। अगर आप यहां तक आ गए हैं ना, तो आप मान लीजिए कि आप बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन तक आ गए हैं। यह हमें मानकर चलना चाहिए, और मुझे लगता है मित्रों कि ऐसा किया जा सकता है, ऐसा हो जाता है। इसमें मेरे अपने अनुभव भी हैं, दूसरों से मेरी जो बातचीत हुई है उनके आधार पर भी मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि हम ये जो 20% असंतोष है वहां तक अपने आप को पहुंचा सकते हैं, अगर हम अपने किसी भी असंतोष को शुरू में 100% मानकर चलें तो, राइट फ्रेंड्स। तो अब हम इस बात पर आते हैं कि ये जो हमारा मन का जो कैनवास है, ये मन का कैनवास, अगर हम एक इसको चित्रकार के ही चित्र मान लें कि एक चित्र हमें बनाना है, मैं एक स्टूडेंट हूं और स्टूडेंट के रूप में मैं चित्रकार हूं, और मुझे चित्रकार के रूप में अपने मन के कैनवास को ठीक करना है, तो मुझे करना पड़ेगा क्या क्या करना पड़ेगा मुझे। क्योंकि अगर आपको पेंटिंग करनी है तो ठीक है, आपने फैसला किया और कलर पोत दिया और बात खत्म हो गई, वहां तो चीज आसान दिखती है दोस्तों, लेकिन मन के कैनवास को ठीक करना आसान नहीं है। ये बहुत कठिन काम है, लेकिन असंभव भी नहीं है। अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है मित्रों कि ये जो मन है हमारा,
ये मन जिसे मैंने इंस्ट्रूमेंट कहा, हमारी पढ़ाई के लिए जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, कभी आपने इसके बारे में सच बताइए कि विचार किया है, कभी इस पर दया की है, कभी इसके बारे में सोचा है, कभी इसकी झाड़ पोंछ करने के बारे में विचार किया है? वैसे तो हम एक बाइक खरीद के लाते हैं और उस बाइक को रोज सुबह सुबह एक कपड़ा लेकर के उसे साफ करते हैं, लेकिन क्या सच में हमने मन के बारे में कुछ ऐसा सोचा है? सोच करके देखिए, है ना। इस पर थोड़ी सी रहमत कीजिए, इस पर थोड़ी सी दया कीजिए। शरीर के बारे में हमारा ध्यान रहता है, रोज हम सुबह उठते हैं, थोड़ा सा कसरत वसरत करते हैं, आप जिम भी जाते हैं, फिर नहाते भी हैं, मालिश वालिश भी करते हैं, तेल वेल भी लगाते हैं, शरीर का तो हम पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट आवर मन? क्या इसके बारे में हम कुछ करते हैं या केवल शिकायत करते हैं? या मन से हमारे अंदर जो चीजें प्रकट होती हैं, जो चीजें जन्म लेती हैं, हम केवल उनको अभिव्यक्त कर देते हैं? जैसे आज मन बड़ा अच्छा है, आज अच्छा लग रहा है, ये हमारा मन हो गया। आज खराब लग रहा है, आज मूड खराब है। मूड खराब है कि क्या मतलब है? मन खराब है, आज मन नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से हम मन की जो स्थितियां हैं, मन की स्थितियों की बात तो करते हैं, लेकिन हम अपने इस मन को कैसे ठीक ठाक रखें, इसके बारे में हम कभी ज़्यादा बात नहीं करते। और कभी कभार जब इसके बारे में कुछ बताया जाता है या हमें सुनने को मिलता है, तो सच पूछे तो हम उस पर ज़्यादा गौर भी नहीं करते, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हम एक तरीके से उसे फालतू की चीज़ मान लेते हैं कि ठीक है यार, ऐसा तो होता ही रहता है, चलता रहता है। उसका कारण ये है कि ये जो मन है, ये बेचारा अदृश्य चीज़ है, अब्स्ट्रैक्ट, ये दिखाई नहीं देता। दिखाई दे तो आप कुछ कर लें, शरीर के साथ हम इसीलिए तो कर लेते हैं ना, क्योंकि ये दिखाई देता है। बाइक की भी झाड़ पोंछ इसीलिए कर लेते हैं क्योंकि बाइक भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये मन बेचारा दिखाई नहीं दे रहा है। और दिखाई नहीं दे रहा है तो हमें लगता है कि हम इसके लिए कर ही क्या सकते हैं, जो दिखे तो कुछ करें। अब दिख ही नहीं रहा है तो क्या कर सकते हैं? लेकिन मित्रों, किया जा सकता है, नो डाउट, कि चूंकि वो अदृश्य चीज है तो हम जो करेंगे वो भी फिर थोड़ा सा अब्स्ट्रैक्ट किस्म का ही होगा। वहां भी ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ सीधे सीधे उसके साथ कुछ एक्शन करेंगे, कुछ रिएक्शन करेंगे, ऐसा नहीं होगा। हमारे जो एक्शन भी होंगे, जो हमारी गतिविधियां भी होंगी, वो सब के सब अदृश्य होंगी। अदृश्य होंगी का मतलब कह लीजिए कि एक अंदरूनी तौर पर होंगी। और मित्रों, ये जो हमारी गतिविधियां हैं, जो हमारी जो एक्टिविटीज़ होंगी, जो अंदरूनी होंगी, जो इंटरनल एक्टिविटीज़ होंगी, इन्हीं इंटरनल एक्टिविटीज़ की चर्चा अब हम आगे चल करके इसमें करेंगे। और वही इस बात को सिद्ध करेगा कि हम अपने मन के कैनवास को कैसे बदल सकते हैं, कैसे उसे परफेक्ट बना सकते हैं। राइट फ्रेंड, आप देखेंगे कि आपको मज़ा आएगा। और एक बार यदि आपने इस सिस्टम को समझ लिया और समझने के बाद अपने ऊपर अप्लाई कर लिया, तो मित्रों आप देखेंगे कि पढ़ाई से जुड़ी हुई जितनी भी आपकी समस्याएं हैं, आपको उनका समाधान मिल जाएगा। और न केवल पढ़ाई का ही समाधान मिल जाएगा, बल्कि जिंदगी की भी बहुत सी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। क्योंकि जिंदगी को भी जो कंट्रोल करने वाला है, जो हमें नचाता रहता है, वो कौन है? यही है मित्रों। आगे जाकर के आप इसे बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। राइट फ्रेंड, तो चलिए अब हम इससे पहले कि मन कैसा होना चाहिए और उसके साथ हम क्या क्या करेंगे, उसके क्या सिद्धांत होंगे और हमारी क्या क्या इंटरनल एक्टिविटीज़ होंगी, हम इस पर बात करें। मैं आपको थोड़ी सी ये जो कैनवास है, ये किस तरीके के होते हैं, मैं केवल इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। क्योंकि दोस्तों, आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी नहीं कर रहे होते और सामान्य सी पढ़ाई की बात होती, तो सामान्य सी पढ़ाई के लिए मैं इस पर शायद इतनी चर्चा नहीं करता। सामान्य पढ़ाई चल, ये जो सामान्य पढ़ाई है, अध्ययन है, हम एक क्लास में 1 साल रहते हैं, है ना, एक ग्रेड में 1 साल रहते हैं, इसके बाद नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ग्रेड में चले जाते हैं, नेक्स्ट क्लास में चले जाते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में चले जाते हैं। तो यहाँ जो हमें ज़रूरत पड़ रही है, जिस कैनवास के, हमारे मन के जिस कैनवास की ज़रूरत पड़ रही है, इसको कह लीजिए एक तरह से ये अल्पकालिक कैनवास है। ये एक लघु है, ये एक छोटा मन है। हालांकि मन अपने आप में वैसे कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, लेकिन मैं यहाँ केवल सुविधा के लिए ये बात आपसे कह रहा हूँ। और सुविधा भी मैं इसलिए ले रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हमारे सामने सिविल सर्विस का चैलेंज है।
सिविल सर्विस का चैलेंज दूसरे स्टडीज से डिफरेंट होता है, काफ़ी डिफरेंट होता है। इसीलिए मैं यहाँ दो तरह के मन के कैनवास की बात जानबूझकर केवल एक सरलता की दृष्टि से यहाँ कर रहा हूँ, अदरवाइज ये कोई दो अलग अलग वैसे होते नहीं हैं, है ना, क्योंकि मन एक ही है तो उसका कैनवास भी एक होगा, लेकिन मैं जानबूझ करके दो ले रहा हूँ। और जो सिविल सर्विस के लिए जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया है वो है दीर्घकालिक कैनवास। इसको आप दीर्घकालिक कह सकते हैं, जिसको आप बड़ा कैनवास कह सकते हैं। ये जो मैंने विभाजन किया है मित्रों, इसका जो पैरामीटर है वो पैरामीटर है टाइम। सीधा सा बात, ये टाइम से जुड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि जो सामान्य पढ़ाई है वो कितने समय के लिए है, वो 1 साल के लिए है, राइट। और ये जो सिविल सर्विस की तैयारी है ये मैं मान करके चलता हूँ 3 साल तो एवरेज मैं मान करके चलता हूँ। हालांकि ऐसे स्टूडेंट हैं जो 1 साल में भी सिविल सर्विस क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो 1 साल में क्वालिफाई करते भी हैं उनकी तैयारी 1-2 साल पहले से चल रही होती है। देखिए, इसमें अपवाद भी होते हैं, और खासकर जीवन विज्ञान के क्षेत्र में जो अपवाद होते हैं या विज्ञान के क्षेत्र में भी जो अपवाद होते हैं उनको नियम नहीं माना जाता। ग्रेविटेशन फोर्स किसे कहते हैं? जो पृथ्वी जो चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन गुब्बारा तो आकर्षित नहीं होता, वो तो आसमान की तरफ जाता है। लेकिन ये गुब्बारे का आसमान की ओर जाना एक अपवाद है, तो इससे ग्रेविटेशनल फोर्स का जो सिद्धांत है वो गलत नहीं होता है ना। तो इसलिए 1-2 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 1 साल की तैयारी में निकल जाते होंगे, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे या जो भी हो, तो उसको हम नहीं मानते। लेकिन सामान्य तौर पर मैं ये लेकर के चलता हूँ जो सिविल सर्विस की तैयारी है वो 3 इयर्स एवरेज में, और जो हमारे कॉलेज की जो प्रिपरेशन होती है वो 1 ईयर की प्रिपरेशन होती है, राइट। इसके साथ ही एक और भी बात है, ये जो 3 साल है, ये 3 साल अचानक नहीं आते हैं। ये 3 साल एक दिन करके 3 साल होते हैं। इसकी भी इकाई है और एक दिन की ही इकाई है। यहां है कि एक इकाई ये करीब 1000 दिन का हम लेकर के चलते हैं, और यहाँ भी इकाई तो एक ही है, और इस एक की इकाई को हम 365 दिन लेकर के चलते हैं, दैट्स ऑल। तो इसके तुलना में ये 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। यहाँ जो चैलेंज है वो ये है हमारे पास, जो कैनवास के चैलेंज को हम लेकर के चलें कि ये जो सामान्य पढ़ाई के लिए जो हम कैनवास बनाते हैं वो इस तरह का कैनवास होता है कि जिसमें जो चीज़ छप रही है वो लगभग 1 साल तक तो वो उसमें बनी रहे, उसकी जो ड्यूरेबिलिटी हो वो 1 ईयर की, राइट। लेकिन जो हम सिविल सर्विस के लिए जो ड्यूरेबिलिटी देखेंगे वो कम से कम आप 3 साल की ड्यूरेबिलिटी तो लेकर के चलेंगे, इवन इट मे बी मोर देन दैट, 3 साल से भी वो अधिक की हो सकती है। तो स्वाभाविक है कि जब हम कैनवास अपने लिए चुनेंगे, उसके लिए जब मटेरियल चुनेंगे, अगर मैं भौतिक जगत की बात करूं तो यहां थोड़ा सा कमजोर मटेरियल चल जाएगा, राइट। लेकिन यहां कमजोर मटेरियल नहीं चलेगा, यहां आपको एक स्ट्रांग मटेरियल चाहिए, अच्छा मटेरियल चाहिए, राइट। तो ये जो अच्छा मटेरियल है इसे ही मैंने इसे कहा है दीर्घकालिक कैनवास, मतलब एक ऐसा कैनवास जो लंबे समय तक टिक सके। और यहाँ जो मैंने मटेरियल लिया है कि अल्पकालिक कैनवास, कोई बात नहीं, जो थोड़े समय में खत्म हो जाएगा। यहाँ अब मैं एक बात और क्लियर कर दूं फ्रेंड्स, आपके दिमाग में वो भ्रम नहीं होना चाहिए कि जो हमारी डेली की पढ़ाई होती है, चाहे वो सिविल सर्विस की ही क्यों ना हो, राइट, होती अल्पकालिक से ही है। एक करके मैंने कहा है ना, ये सब एक करके 1000 बने हैं, तो वो तो अल्पकालिक से ही होगा। तो यहां मैं जो अल्पकालिक और दीर्घकालिक कैनवास की बात कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि जब हम सिविल सर्विस के लिए पढ़ाई करते हैं तो शुरुआत तो हम अल्पकालिक से ही करते हैं और उसकी समाप्ति होती है दीर्घकालिक से, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ करके हम एक बड़ा टुकड़ा बनाते हैं, एज ए होल बनाते हैं। इसे आप इस रूप में भी समझ सकते हैं। अगर हम मन की बात को लेकर के चले तो मैं समझता हूं कि शायद इस तरीके से बात करना ज़्यादा आसान होगा। वो मित्रों, जैसे हमारा मन है,
अब हमारे मन को दो तरीके से काम करना पड़ रहा है, राइट। दो तरीके कौन कौन से हैं? पहला तरीका है रोजाना का, प्रतिदिन का, ये हमारा प्रतिदिन का मन है, राइट। और ये जो दूसरा तरीका है वो है त्रिवर्षीय। अब मान लीजिए 3 वर्षीय, आप कह लीजिए जैसे पंचवर्षीय योजना होती है ना, इसे आप 3 वर्षीय योजना मान लीजिए। एक हमारे पास 3 वर्षीय मन है, राइट। अब होता ये है मित्रों कि आप देखेंगे कि ये दोनों मन कभी कभी, हालांकि देखिए मन तो एक ही होता है, लेकिन इनमें कभी कभी द्वंद्व होने लगता है। जैसे आप जब ये सोचते हैं कि यार ये काम 3 साल तक करना है, तब थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन आपको लगता है कि 3 दिन करना है, तो वो चीज फिर थोड़ी सी आसान लगने लगती है। जैसे एक बहुत अच्छा मैंने कहीं पढ़ा था, अच्छा वाक्य था वो, कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सिगरेट छोड़ना चाहता है, वो चेन स्मोकर है और उससे बहुत परेशान हो गया, और डॉक्टर ने कहा है कि आप या तो इसे सिगरेट पीना छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर आप जिंदगी की आशा छोड़ दीजिए, बस कुछ ही महीनों के, साल के आप मेहमान हैं। तो उसमें यह दिया हुआ था कि यदि व्यक्ति यह फैसला करे, यह संकल्प करे कि मैं आज नहीं पीऊंगा सिगरेट, आज नहीं पीऊंगा, तब तो वह सिगरेट छोड़ देगा। लेकिन यदि वो कहे कि मैं कभी नहीं पीऊंगा, तब वह सिगरेट कभी भी नहीं छोड़ पाएगा। और यदि वो कहता है कि नहीं मैं आज नहीं पीऊंगा, आज नहीं पिएगा, क्योंकि उसके अंदर वो अलग तरीके का मन है ना यार, आज भर। हालांकि वो इस बात को भूल जाता है कि आज के बाद फिर कल आएगा, तो कल भी मुझे इसी तरह से बात करनी पड़ेगी, लेकिन उसको लगता है कोई बात नहीं, आज भर है ना, चल जाएगा, तो नहीं पीता है। अगले दिन फिर सोचता है कि आज नहीं पीऊंगा, उस दिन भी नहीं पीता है। फिर सोचता है कि आज भी नहीं पीऊंगा, तो उस दिन भी नहीं पीता है। फिर सोचता है आज नहीं पीऊंगा, तो नहीं पीता है। और इस तरीके से उसकी सिगरेट छूट जाती है। लेकिन जो ये सोचता है कि कभी नहीं पिएगा, वो फिर कभी भी छोड़ नहीं पाता है, कभी भी नहीं छोड़ पाता। मित्रों, बस केवल उसी को लेकर के मैंने 2 तरह के कैनवास की बात की है। मेरी समझ से अब शायद बात आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। प्रतिदिन का जो मन है, आप देखेंगे ये मन ऊंचा नीचा होता रहेगा, ये हमारा स्वभाव है, इसके लिए बिल्कुल चिंतित नहीं होना चाहिए। आज आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मन खराब है, लेकिन कल आप बहुत उत्साही हैं, लग रहा है कि आज जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पढ़ लें, है ना। इस तरह की चीजें होती रहेंगी, ये इसका स्वभाव है। याद रखिए, ये मन का स्वभाव है। कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है कि इसका स्वभाव ही है, तुम क्या करोगे, मन चंचल ही होता है, इसका स्वभाव ही है, इसलिए इससे परेशान होने की बात नहीं है। केवल यह है कि इसके स्वभाव को समझकर और फिर उसके हिसाब से इसके साथ व्यवहार करो। हम जिंदगी में यही तो करते हैं। ठंड से परेशान हो रहे हैं, ठंड से क्यों परेशान हो रहे हैं? ठंड में ठंड लगेगी, ये ठंड का स्वभाव है। आग से हाथ जलेगा, ये आग का स्वभाव है। अब उसमें मैं परेशान हूं कि यार आग जलाती क्यों है, बर्फ ठंडी क्यों होती है, ये तो मूर्खता की बात हो गई ना। उसका स्वभाव है, वो अपने स्वभाव के हिसाब से काम कर रहा है। आप देखिए ना कि उसके साथ आप कैसे एक्शन लेंगे। ठंड ज्यादा लग रही है तो कोट पहन लीजिए, कोट के ऊपर स्वेटर, पहले स्वेटर पहन लीजिए, उसके ऊपर कोट पहन लीजिए, कोट के ऊपर कंबल ओढ़ लीजिए। और ठंड लग रही है तो, अगर इतनी ज्यादा ठंड लग रही कि लग रहा है कोई ठंड लगने की बीमारी है, तो डॉक्टर के पास चले जाइए। आग में हाथ जलता है तो आग में हाथ मत डालिए, और अगर आग में हाथ डालना जरूरी है तो हाथ में कुछ अग्नि अवरोधक दास्तान पहन लीजिए और इसके बाद हाथ डाल लीजिए। तो जैसे रिक्वायरमेंट है वैसा कीजिए, तो इससे तो परेशान मत होइए, है ना। ये प्रतिदिन का जो मन है, देखिए ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं फ्रेंड्स कि ये अगर आप अभी सिविल सर्विस की तैयारी करने जा रहे हैं तो ये सारी चुनौतियां आपके सामने आएंगी। इसलिए मैं आपको अभी से सतर्क कर रहा हूं, ताकि आप एक, है ना, मुस्तैद सिपाही की तरह, मुस्तैद सैनिक की तरह, सिपाही शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, सैनिक की तरह इसमें आगे बढ़ सकें। और क्या क्या बीच में स्पीड ब्रेकर आएंगे, क्या क्या खंदकें आएंगे, उन सबको पहले से आप आइडेंटिफाई कर लें। कोई बात नहीं, तब आप घबराएंगे नहीं। आ रहा है ना, कोई बात नहीं, आता है, ये तो होना ही था, ये तो हमें मालूम था, उसमें आश्चर्य की क्या बात है। तब आपके अंदर का जो साहस है, जो आपके मन का कैनवास है, वो डगमगाएगा नहीं। राइट फ्रेंड्स। अब ये जो 3 वर्षीय मन है, इस 3 वर्षीय मन को आप इतना ज्यादा उद्वेलित मत होने दीजिए। डेली का मन तो होगा, क्योंकि डेली का जो मन होता है, इसे आप कह लीजिए ये मौसम है, ये मौसम की तरह है।
रोज किसी भी स्थान का मौसम आप देखते हैं ना कि ये बदलता रहता है। आज टेम्परेचर 42 है तो अगले दिन 44 हो गया, तो फिर उसके पिछले और जाकर के 39 हो गया। तो इस तरीके से ये अप डाउन होता रहेगा। और ये जो 3 वर्षीय मन है, इसको आप कह लीजिए कि ये क्लाइमेट है, ये जलवायु है, ये जलवायु है। जलवायु बदलती नहीं है। तो एटलीस्ट आपको 3 साल के लिए तो एक जलवायु लेकर के चलना पड़ेगा। इसमें भी फ्लक्चुएशंस आएंगे, ऐसा नहीं है। जलवायु में भी तो फ्लक्चुएशंस आते हैं ना, ऋतुओं के हिसाब से जलवायु के भी जो स्वाद है, जो टेस्ट है, थोड़ा सा बदलता रहता है। लेकिन इसमें जो आपके जो फ्लक्चुएशंस होंगे वो थोड़े से इस तरीके के फ्लक्चुएशंस होंगे, इस तरीके के फ्लक्चुएशंस होंगे। कभी बिल्कुल स्ट्रेट भी होगा, कुछ लंबा चलेगा, कभी थोड़े थोड़े होंगे, इस तरह की फ्लक्चुएशंस होंगे। अब आप इस फ्लक्चुएशन इन दोनों को मिला करके देख सकते हैं, दोनों में बहुत फर्क है। तो ये थोड़ा सा स्थिर होता है, इसमें बहुत कम उतार चढ़ाव होते हैं। इसके उतार चढ़ाव को आपको पकड़कर रखना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा कि अभी आपने देखा ना कि मैं कभी भी सिगरेट नहीं पीऊंगा, ये मुश्किल काम है, क्योंकि ये लंबा संकल्प है। लंबे संकल्प को साधना मुश्किल होता है, राइट। तो यहां जो मैं 3 वर्षीय जो मन की बात कर रहा हूं, जिस कैनवास की, दूसरे नंबर के कैनवास की बात कर रहा हूं, ये लंबा संपर्क है, ये लॉन्ग है। इसको साधना थोड़ा सा मुश्किल होगा। रोज वाले को तो कर लेंगे, आज गड़बड़ हुआ है कल ठीक हो जाएगा, आज सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, मन उखड़ गया है, कल समझ में आ जाएगा, ठीक हो जाएगा मन। दोस्त से बात कर लेंगे, मन ठीक हो जाएगा। पिक्चर दिखाएंगे, मन ठीक हो जाएगा। दुनिया भर के तौर तरीके हैं। लेकिन अगर ये 3 वर्षीय मन कमजोर पड़ने लगा, फिर मुश्किल हो जाएगी। ये तो फिर तो जलवायु के साथ ही गड़बड़ हो रही है। मौसम तो बदलता रहेगा, जलवायु को बदलना तो आसान नहीं है। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने जानबूझकर स्पेशली सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन की दृष्टि से 2 तरह के कैनवास की बात की है। एक होगा कि आपका मन लगातार रोजाना इस तरीके से हिलता रहेगा, और दूसरा है कि उसे लंबे समय तक हिलने नहीं देना है, बावजूद इसके कि ठीक है थोड़ी बहुत ऊंच नीच, ऊंच भुच जो है ना होती रहेगी, और उतना आप संभाल लेंगे, उसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं होती है, राइट फ्रेंड। अब मैं आता हूं कि अब हम इस कैनवास को पेंट कैसे करेंगे, इस कैनवास को बनाएंगे कैसे। मित्रों, अभी तक जो मैंने आपसे बात की है, सच पूछिए तो लगभग 1 घंटे तक, उसका संबंध केवल इस बात से था कि मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझा सकूं। इम्पोर्टेंस नहीं भी कही तो आपको इससे परिचित करा सकूं, इंट्रोड्यूस कर सकूं आपको कि ये बेसिकली है क्या। तभी आप इसके साथ सही व्यवहार कर सकेंगे, इसको थोड़ी सी वक़्त दे सकेंगे। अदरवाइज तो आप आउटराइट रिजेक्ट कर देंगे, ये तो फालतू की चीज़ है यार, इसमें क्या रखा हुआ है, छोड़ो इसको, राइट। तो दोस्तों, अब हम आते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। अब हम जितनी भी बातें करेंगे, सच पूछिए तो वो मनोविज्ञान की बातें होंगी, बहुत ही जबरदस्त किस्म के मनोविज्ञान की बात होंगी, और बड़े रोचक मनोविज्ञान की बात होंगी। आप ऐसा मत समझिए कि हम कोई बहुत उस तरह के विज्ञान की बात करने जा रहे हैं जिसमें हम नर्व सिस्टम पर बात करेंगे, और धमनियों पर, और रक्त के प्रवाह पर, और हृदय और के स्पंदन पर। नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं। जितनी भी बातें करेंगे हम बहुत ही व्यावहारिक जगत की बातें करेंगे, राइट। तो अब हम आते हैं दोस्तों कि ये जो मन का कैनवास है, इसे हमें कैसे पेंट करना है, कैसे ठीक ठाक बनाना है। इसमें कई चीज़ें आप कर सकते हैं। पहला तो इसको कैसे ठीक ठाक रखना है, ये चीज़ें आ जाएंगी। इसको ठीक ठाक कैसे रखें। दूसरा ये है कि इसको सुंदर कैसे बनाएं। पेंटिंग में तो सुंदर बहुत ज़रूरत होती है। फिर होगा कि इसे मजबूत कैसे बनाएं ताकि ये लंबे समय तक ये चल सके। तो इस तरह की ढेर सारी चीज़ों को अब हम इसके साइकोलॉजी के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अब मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज पर आता हूं। अध्ययन का सीधे सीधे जुड़ाव मन से होता है। मतलब अब हम जितनी भी बात करेंगे केवल इस मन की स्थिति पर बात करेंगे, और मन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम
सुन नहीं सकते, जिसे हम सूंघ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। इनमें से जितनी भी चीज़ें हैं अनफॉर्चुनेटली हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। काश कि हम ऐसा कर सकते होते, ऐसा कर सकते तो हमारे लिए ये बहुत आसान हो जाता, वाकई में बहुत आसान हो जाता। हम इसे केवल केवल और केवल महसूस कर सकते हैं, और महसूस करना भी जो होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त रूप से महसूस करना होता है। ये नहीं कि हाँ कुछ कुछ ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब आप बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे खासे रूप में आप इसे महसूस करते हैं, महसूस कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। यानी कि यहाँ जो कहने का जो मेन मेरा मकसद है वो ये है कि इसका बाहरी लेन देन से कोई मतलब नहीं है। इसका जो भी मतलब है वो अंदरूनी है। तो यहाँ हम जो भी इसके बारे में बातें करेंगे फ्रेंड्स, वो इसके अंदरूनी हिस्से के बारे में ही करेंगे। और जो अंदरूनी हिस्से की बात भी मैं जो कह रहा हूँ वो ऐसा नहीं कि मैं मन के कोई अंगों के बारे में बात कर रहा हूँ, नॉट एट ऑल। मन के अंगों से इसका कोई मतलब नहीं है। हम नहीं जानते कि ये होता है, नहीं होता है या क्या है। बायोलॉजी में आपको, मेडिकल साइंस में मन जैसी कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी, है ना। मस्तिष्क तो मिलेगा, ब्रेन तो मिलेगा, लेकिन मन जैसी कोई चीज नहीं मिलती। ये केवल शास्त्रों में है। मनोविज्ञान में अलग शब्दों के माध्यम से आता है। कोई इसे कॉन्शस कहता है, कोई इसे अंतःकरण कहता है। फिलॉसफी में कोई इसे आत्मा कहता है, कोई इसे इच्छा का भी रूप कह देता है। जैन धर्म में कहीं ये संस्कार के रूप में भी तो अलग अलग तरीके से मन को अलग अलग परिभाषित किया गया है। हम उस पर नहीं जाते, हम तो सीधे सीधे उस मन को जानते हैं जिसका हमारी पढ़ाई से रिश्ता है, बस दैट्स ऑल, राइट। अब ये देखिए कि जब हम मन कहते हैं तो आप मान करके चलिए कि इसका जो संबंध है मन का, तर्क से कम है और भाव से ज्यादा है। तर्क जो है वो मस्तिष्क का विषय है, लेकिन ऐसा भी नहीं है जैसे जो विचार उठते हैं वो मस्तिष्क में उठते हैं, आपने देखा है, और जो भाव उठते हैं वो हृदय में उठते हैं। थोड़ा सा समझ लीजिए, विचार जो है वो मस्तिष्क में उठते हैं, भावनाएं मस्तिष्क में नहीं उठती हैं। यानी कि ये जो हृदय है ये भाव का स्थान है, भाव स्थल है, ये इसकी झील है, लेक है। भाव की जो तरंगें उठती हैं वो हृदय के झील में उठती हैं, और विचारों का जो उठना गिरना होता है वो हमारे मस्तिष्क में होता है। यानी कि जो तर्क है, तर्क का संबंध तो मस्तिष्क से है, लेकिन तर्क का संबंध हृदय से नहीं है। अगर भाव तर्क में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो मस्तिष्क के विषय बन जाएंगे, और यदि तर्क भाव में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो तुरंत अपना पाला बदलकर हृदय में आ जाएंगे। दोस्तों, अब हम इस बात पर बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं कि कोई भी हमारे हृदय में भाव उठने से पहले उससे जुड़ा हुआ कोई न कोई विचार आता ही है। इसके बारे में दो अलग अलग बिल्कुल स्पष्ट वर्ग हैं। एक वर्ग ये कहता है कि नहीं, पहले हमारे अंदर भाव पैदा होते हैं और फिर विचार आता है। और कुछ ये भी कहते हैं कि नहीं, पहले विचार आते हैं और विचार फिर भावों को जन्म देता है। दोनों ही चीजें आपको सुनने को मिल जाएंगी, पढ़ने को मिल जाएंगी, और सच पूछे तो दोनों ही एग्जिस्ट भी करती हैं, केवल परिस्थितियां भिन्न भिन्न होने पर भिन्न भिन्न स्थितियां बनती हैं। मित्रों, जैसे चलिए मैं एक उदाहरण के रूप में आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए किसी पर आपको गुस्सा आया, क्रोध आया, तो क्रोध क्या है? क्रोध एक भाव है, राइट। लेकिन क्रोध आने से पहले कोई ना कोई विचार जरूर आएगा आपके। ऐसे तो गुस्सा नहीं आ जाएगा, चाहे उसकी पुरानी बात याद आ जाए, चाहे उसका कोई अभी का एक्शन उस पर उससे आपको ठेस लग जाए, तो कोई ना कोई विचार आएगा ही। तो आपने देखा कि ये जो विचार आया और फिर इसने क्रोध को जन्म दिया, ये होता है। लेकिन एक दूसरी स्थिति भी होती है। जैसे एक जो कवि होता है वो भाव से उद्वेलित होता है, और भाव से जब उद्वेलित होता है तब वह फिर उसके दिमाग में वो भाव एक विचार को जन्म दे देता है और वो लिख देता है।
तो ये दोनों ही चीजें हैं। मैंने कहा कि स्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं और भिन्न भिन्न स्थितियों के आधार पर कभी विचार भाव को जन्म देता है, कभी भाव विचार को जन्म देता है। यहां हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो हम अध्ययन कर रहे हैं, अब आप इसको इस तरीके से जोड़ लीजिए कि जो हम अध्ययन कर रहे हैं, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये मूलतः तर्क है, यह मूलतः विचार है। यहाँ आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आप अध्ययन में कोई भाव का अध्ययन कर रहे हैं, चाहे आप लिटरेचर ही क्यों न पढ़ रहे हैं। देखिए, अगर आप कोई पोएट्री पढ़ते हैं, कोई पोयम भी पढ़ते हैं, तो याद रखिए कि पोयम आपके इमोशंस को उत्तेजित करेगी, इनको जागृत करेगी। लेकिन जब आप उसकी व्याख्या करते हैं, जब उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो वो एक्सप्लेन आप सिर्फ विचारों के माध्यम से करते हैं। आप ये बताते हैं कि इस पोयम में वस्तुतः जो कवि है वो कहना क्या चाह रहा है, राइट। तो ये हमारे दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हम किसी भी विषय का जब अध्ययन करते हैं, मित्रों मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारे दिमाग में यह बात बिल्कुल साफ होना चाहिए कि जब भी हम किसी भी विषय का अध्ययन करते हैं तो हमारे उस अध्ययन का संबंध सीधे सीधे विचार से होता है, सीधे सीधे तर्क से होता है, राइट। ये विचार और तर्क हमारे मस्तिष्क के हिस्से हैं, राइट। और ये जो मस्तिष्क, अभी जो मैं बात कह रहा था वो ये है कि यहां मैं जिस मस्तिष्क की बात कर रहा हूं वो हमारा मन है। यानी कि जो भी चीज यहां तक पहुंचती है, अगर हम इसको ब्रेन मान ले, चलिए हम एक बार अब इसको बायोलॉजिकल नाम दे देते हैं, ब्रेन। यहां मेमोरी है जहां वो चीज दाखिल होगी, दाखिल होने के बाद वो चीज वहां मौजूद रहेगी, मौजूद होने के बाद वो वहां पकेगी, है ना। वहां फिर उसमें केमिकल रिएक्शंस होंगे, चीजें इकट्ठी होती जाएंगी। इसकी एंट्री कैसे होगी? देखिए, एंट्री होगी सबसे पहले हमारी कर्मेंद्री, आपके पास आईज हैं, इससे आपने अध्ययन किया, राइट। ये अध्ययन किया, ये सोर्स हो गया, ये सोर्स है, यहां से आपने शुरुआत की, इसके बाद आपने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद ये आपके मस्तिष्क में पहुंचना है, यहां तक आपको पहुंचाना है। लेकिन इसके बीच की जो प्रक्रिया है दोस्तों, ये प्रक्रिया मन की प्रक्रिया, यानी कि यहां तक जो ये पहुंचेगी ये मन के माध्यम से पहुंचेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप कह सकते हैं कि ये फिल्टर भी है, ये मॉडरेटर भी है, ये इसको छितरा भी देगा, कुछ भी कर देगा, ये इसको करप्ट भी कर देगा, कुछ भी कर देगा। ये जो मन है, ये मन के माध्यम से ही मस्तिष्क तक पहुंचता है और फिर यहां उसका प्रिंट बनता है, जिसे हम कहते हैं इमेज। यहां मैंने थोड़ा सा मन को आपको अलग तरीके से इस स्थिति को समझाने की कोशिश की है। यानी कि जो सबसे बड़ा रोल है, सबसे पहला उसका जो भी कुछ हमने पढ़ा, तो उसकी मुलाकात किससे हुई? उसकी मुलाकात हुई आपके मन से, और मन ने फिर इसको फिल्टर किया, ज्यों का त्यों पहुंचाया, मॉडरेट किया, इसको छितरा दिया, इसको करप्ट कर दिया, प्रदूषित कर दिया, गलत कर दिया, जो कुछ भी कर दिया, ये सब को सब आपके मन ने किया है। क्योंकि सबसे पहला जो इसकी मुलाकात होगी वो आपके मन से होगी। इसलिए मित्रों, ये जब हम मस्तिष्क की बात करते हैं कि मस्तिष्क कैसा हो, तो यहां फिर चीजें थोड़ी सी अलग तरीके की आती है ना। क्योंकि एक बायोलॉजिकल आइडेंटिटी भी है मस्तिष्क की, तो उसके लिए होता है कि आपको प्रोटीन, विटामिन, ये लेना चाहिए, वो एक अलग बात है, ताकि इसके जो न्यूरॉन्स हैं, जो सेल्स हैं, वो मजबूत बने। तो वो हम बायोलॉजिकल सेंस में वहाँ बात कर सकते हैं। लेकिन मन के लिए तो हमारे पास इस तरह का बायोलॉजिकल टर्म्स में बात करने का कोई आधार ही नहीं है, क्योंकि मन है या नहीं है, बायोलॉजी, मेडिकल साइंस अभी कोई सिद्ध ही नहीं कर सकी है। ये तो व्यवहार में, लेकिन हम हर जगह हर समय इसको महसूस करते ही रहते हैं। तो उसके बारे में कोई डाउट भी नहीं होता कि नहीं ये है या नहीं है, लगता है कि ये है, हर समय हमें इसकी मौजूदगी का एहसास होता रहता है। तो मित्रों, अब हम मन के कैनवास को ठीक करने के बारे में जो आ रहे हैं, तो हम ये मान करके चलें कि हमारा ये जो मन है मूलतः ये भाव प्रधान है। ये आप मान लीजिए, जो मैंने अभी थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। यानी कि
अगर हमें इसे ठीक करना है तो हमें इस पर काम करना पड़ेगा, भाव पर काम करना पड़ेगा, भावना पर काम करना पड़ेगा। ये जो मन का जो जगत है, जो मन की दुनिया है, सच पूछिए तो यह एक प्रकार से भावना की ही दुनिया है, भाव जगत है ये पूरा का पूरा। तर्क जगत नहीं है, ये विचार जगत नहीं है। ये तो वहां जाकर पहुंचेगा। शुरू में तो हम जो एक्सेप्ट करता है हमारा मन, वो इसी लेवल पर एक्सेप्ट करता है, भावना की दुनिया। हम एंटर ही इससे करते हैं। ये हमारा प्रवेश द्वार है, अध्ययन का प्रवेश द्वार यही है। राइट फ्रेंड, अब आप देखिए कि जो मैं प्रवेश द्वार की बात कर रहा हूं, तो अब सीधी सी बात है कि इसे हम कैसे ठीक ठाक रखें, कि कैनवास तो यही है। यहाँ से वो एंटर करेगा और इसके बाद फिर वो इमेज बनाएगा, फिर अपने चित्र वो इधर अंकित करेगा। तो हमारे सामने चैलेंज ये है कि हम इसे कैसे ठीक करें। तो मित्रों, अब मैं पहली चीज जो आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी लगेगी, कि हम जिस चीज को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप कुछ पढ़ रहे हैं, उस पढ़ने के दौरान, उस काम को करने के दौरान आपकी ये जो भावना है, ये किस स्थिति में है, ये बहुत मायने रखती है। मोटे तौर पर आपका दिमाग कैसा है, कह सकते हैं, जो बोलचाल की भाषा में हम इस्तेमाल भी करते हैं, कि आपका दिमाग कैसे, ठीक तो है ना, ठीक ठाक तो है। उसी को आप कह लीजिए कि भाव जगत, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, हाउ आर यू फीलिंग। ये एक बहुत बहुत ज्यादा मित्रों मायने रखती है। इसके लिए मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा। ये व्यावहारिक जगत के उदाहरण हैं। आपने इन चीजों के बारे में पढ़ा भी होगा या आपने कहीं इन चीजों को देखा भी हो, लेकिन समझने की केवल कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों किया जाता है, उसके पीछे कारण क्या है। सच पूछे तो अगर आप तार्किकता से सोचेंगे तो कोई तर्क नजर नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं इस भाव की स्थिति पर, कि जो आपका मन है, जो हमारा भाव जगत है, जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो वो उस समय किस स्थिति में है। मित्रों, मैं आपको यहां 2-3 उदाहरण दूंगा, केवल आप इन उदाहरणों से इसे समझने की कोशिश कीजिए। पहला उदाहरण मित्रों मेरे सामने कलाम साहब का है, अब्दुल कलाम साहब का, जो सच में एक बहुत ही अद्भुत व्यक्ति रहे हैं, और भारत मुझे लगता है कि इस बात पर गर्व कर सकता है कि इनके वहाँ कलाम साहब जैसे व्यक्ति हुए। ये मेरा सौभाग्य था कि मेरी एक किताब है समय आपकी मुट्ठी में, जब कलाम साहब राष्ट्रपति थे तब मैंने उनको वो किताब भेजी थी, और उनका बड़प्पन देखिए। उनके जैसा व्यक्ति, उनके जैसा विद्वान व्यक्ति, वैज्ञानिक व्यक्ति ने वो किताब पढ़ी, और उस किताब को पढ़ने के बाद अपने सिग्नेचर से उन्होंने मुझे अपने विचारों से, उस किताब के बारे में अपने विचारों से अवगत कराया, जो आज मेरे लिए एक बहुत बड़ी ख्याति है। राइट। तो मित्रों, मैं उन्हें जो महान इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने मेरे लिए ये काम किया। आप भी महान कहते हैं, हिंदुस्तान महान कहता है, दुनिया महान कहता है, और ये महानता उनकी वैज्ञानिकता में है, ये महानता उनके ज्ञान में है, ये महानता उनके पद में भी है, उनके कामों में है, और सच पूछे तो उनके व्यक्तित्व और व्यवहारों में भी है। चौतरफा महानता है कलाम साहब। मित्रों, इनकी एक किताब है अग्नि की उड़ान, आप लोगों ने शायद पढ़ी होगी, विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान। ये इनकी एक तरह से बायोग्राफिकल किताब है, हिंदी में अग्नि की उड़ान है, बायोग्राफिकल है, ऑटोबायोग्राफिकल भी कह लीजिए कुछ। इसमें इन्होंने एक बहुत खूबसूरत वाक्य लिखा है, मैंने ये किताब पढ़ी है, और मैं आप लोगों को उस वाक्य से परिचित कराना चाहूँगा कि उस वाक्य के आधार पर आप भाव जगत को शायद थोड़ा सा समझ सकें। मित्रों, उन्होंने लिखा है कि मेरे अब्बू, मैं ज्यों के त्यों शब्द तो नहीं दोहरा पा रहा हूं, जो मेरी स्मृति में है उसके आधार पर मैं चीजें आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन कहने का अर्थ लगभग वही था जो मैं आपको बता रहा हूं। कलाम साहब ने कहा है कि मेरे अब्बू जब मस्जिद में जाते थे तो वो मस्जिद के बाहर चप्पलें अपने उतार देते थे। आज भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा के बाहर जाने से पहले हम अपने चप्पल बाहर उतार देते हैं। तो उन्होंने जो बात कही दोस्तों, अब आप इसे दूसरे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। कलाम साहब ने अपने ऊपर लेकर के ये बात कही थी कि जब मैं अपने लैब में जाता था तो लैब में जाने से पहले मैं अपने जूते उसी तरह से लैब के बाहर उतार देता था जिस तरह से मेरे अब्बू
मस्जिद में जाने से पहले अपने जूते मस्जिद के बाहर उतार देते थे। ये उन्होंने बात कही, इसको समझने की कोशिश कीजिए, है ना। शब्द के आधार पर तो ठीक है यार, जूते उतार दिए, कोई बात नहीं है। आपको यहां भी लग रहा होगा कि जनरली जो कंप्यूटर के लैब होते हैं बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बहुत सेंसिटिव कंप्यूटर रहा होगा, तो ऐसे आज भी बहुत सी जगह है कि आप जूते पहन के नहीं जा सकते। तो यहाँ कलाम साहब उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उस तर्क की बात नहीं कर रहे हैं, उस विज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, वो भाव जगत की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो रिश्ता, जो संबंध मेरे अब्बू का मस्जिद के साथ था, अब ये बताइए कि मस्जिद के साथ उनके अब्बू का रिश्ता कैसा रिश्ता होगा? वो तो भावना का ही रिश्ता है ना। मस्जिद में क्या है अगर उस तरीके से देखो, वहां तो वैसे भी निर्गुण ब्रह्म है, कोई मूर्ति भी नहीं है। मंदिर में तो मूर्ति होते हैं, मस्जिद में कुछ नहीं है। मस्जिद में जो कुछ भी है वो आपकी भावना है, बस। अगर आपकी भावना है तो वो ईश्वर का स्थान है, वो अल्लाह का जगह है, अल्लाह का स्थान है। और अगर आपकी भावना नहीं है तो अल्लाह भी सामने आ जाए तो आप कह सकते हैं कि तुम कुछ नहीं हो, तुमको तो मैं मानता नहीं। तो ये तो केवल भाव जगत की बात है, विश्वास की बात है, श्रद्धा की बात है। जो भी कहिए, अगर विश्वास, श्रद्धा, प्रेम, सब के सब भाव जगत की ही चीजें हैं। तो उनका कहना है कि जो रिश्ता मेरे अब्बू का मेरे मस्जिद के साथ था, ठीक वही रिश्ता मेरा भी मेरे लैब के साथ था। ये जो जूता है, ये रिश्ते को व्यक्त कर रहा है, रिलेशनशिप को बता रहा है। ये सामान्य जूता नहीं है, ये गंदगी से बचाने का उपाय नहीं है, ये रिश्ते की प्रगाढ़ता का बता रहा है, रिश्ते की प्रगाढ़ता को व्यक्त कर रहा है कि मैं किस तरीके से अपने काम को लेता था। अब इसको आप थोड़ा सा और एनालाइज करेंगे तो आप कह सकते हैं कि अब्बू मस्जिद में क्यों जाते थे? अब्बू मस्जिद में पूजा करने जाते थे, वर्शिप करने जाते थे, इबादत करने जाते थे। तो कलाम साहब ये भी कह रहे कि मैं लैब में क्यों जाता था? प्रयोग करने जाता था, लेकिन मेरे लिए वो प्रयोग करना ही मेरी इबादत थी। अब आप देखिए कि जूता कहां से कहां पहुंच गया। आप देख रहे हैं कि एक भावना, एक भाव जगत चीजों को कितना अधिक बदल देती है, सामान्य से सामान्य चीजों को कितना मूल्यवान बना देती है। और सिविल सर्विस में आपको यही तो करना है कि चीज बहुत सामान्य सी पड़ी है, लेकिन अंदर जाकर के जब वो रच पक बस रही है और बसने के बाद जब निकल करके आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई कॉइन आ रहा है, गोल्ड का सिक्का आ रहा, सोने का सिक्का आ रहा है। यही तो करना है। अब आप देखते जाइए कि छोटी सी चीज है, उसको मैं यहाँ आपके सामने रख रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और ये कोई मेरी अपनी व्याख्या नहीं है, सच में यही होगी। अदरवाइज उनके कहने का इसका कोई मतलब था नहीं, वो कहना ही यही चाह रहे हैं। तो यहाँ उन्होंने सीधे सीधे अपने कार्य को ही अपना इबादत बना दिया। इसका मतलब है मित्रों कि जब हमारा भाव जगत, इसको इस तरीके से समझ, जब हमारा भाव जगत अध्ययन को एक इबादत मानकर चले, एक पूजा मानकर चल रहा है, एक वर्शिप मान करके चल रहा है, उसके प्रति इतने श्रद्धा और प्रेम की भावना को लेकर के चल रहा है, तो याद रखिए कि इसका जो फायदा है वो न तो मस्जिद को मिलना है और न ही लैब को मिलना है। इसका फायदा मस्जिद और लैब को नहीं मिलना है, इसका जो फायदा मिलना है अब्बू को मिलना है, और इसका जो फायदा मिलना है वो कलाम साहब को मिलना है। और अगर हम स्टडी के रूप में लें तो उसका जो फायदा मिलना है वह आपको मिलना है। सीधी सी बात है। और ये चमत्कार हो रहा है सिर्फ भाव जगत के कारण कि आपने अपने मन की स्थिति को अभी क्या बना दिया है। दैट्स ऑल। अगर आपके मन की स्थिति ये हो गई है जिसकी चर्चा हमने यहाँ की है, तो आप देखेंगे कि जो आप पढ़ रहे हैं वो कितनी तेजी के साथ आपके अंदर रच बस रहा है। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये होगा जो आप इस बारे में बहुत इस तरह के किस्से कहानियां सुनते हैं फ्रेंड्स, कि विवेकानंद ऐसे किताब को इतनी जल्दी पढ़ जाते थे और पढ़ने के बाद उनको इतने समय तक याद रहता था। ठीक इसी तरह से किस्से हम अपने प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की मेमोरीज के बारे में सुनते हैं, और भी कई लोगों के बारे में सुनते हैं। तो वो होता क्या है? वो यही होता है कि उनके जो मन का जो आवेग है, जो आवेश है, उसमें इतनी आकर्षण शक्ति होती है कि वे उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तेजी के साथ ग्रहण कर लेते हैं। मित्रों, अब मन की स्थिति की मैं एक और आंखों देखी घटना बता रहा हूं,
जो लता मंगेशकर जी से जुड़ी हुई है। ये मैं आंखों देखी घटना बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, ईयर मुझे याद नहीं आ रहा है। लता मंगेशकर जी को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था, दादा साहब फाल्के अवार्ड, और वो दादा साहब फाल्के अवार्ड लेने विज्ञान भवन आई हुई थी, राइट। और भी बहुत से एक्टर एक्ट्रेसेस, आपको मालूम है कि उसके फिल्म जगत के जो पुरस्कार दिए जाते थे वो भी लेने के लिए आए हुए थे। एक्टर्स थे, एक्ट्रेसेस थे, डायरेक्टर्स थे, और अलग अलग क्षेत्र के लोग जो फिल्मों से जुड़े हुए थे, दादा साहब फाल्के अवार्ड पुरस्कार लेने आए हुए थे। मित्रों, जब लता मंगेशकर का नाम अनाउंस किया गया दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए, तो लता मंगेशकर आई, स्टेज पर आना था उनको, और स्टेज पर आने से पहले उन्होंने पूरी तरह से माथा टेक कर स्टेज को प्रणाम किया, अपनी चप्पल स्टेज के नीचे उतारी, और फिर स्टेज पर जाकर राष्ट्रपति जी के हाथों दादा साहब फाल्के पुरस्कार ग्रहण किया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई लोग, शायद 50 लोग इसके बाद आए होंगे, किसी ने भी लता मंगेशकर के इस एक्ट को दोहराया नहीं, किसी ने नहीं, लेकिन लता मंगेशकर जी ने ऐसा किया। इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। इसको आप एक शिष्टाचार भी मान सकते हैं, इसको आप संस्कार भी मान सकते हैं, इसको आप उनका व्यवहार भी मान सकते हैं, इसको आप उनका सम्मान भी मान सकते हैं कि वो राष्ट्रपति जी को सम्मान दे रहे हैं, जो कुछ भी कहिए, ये इसको आप उनके द्वारा व्यक्त किया गया आभार भी मान सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप मान सकते हैं, लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं है। ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन इससे भी एक बड़ी बात है, और मैं समझता हूं कि कई गुना बड़ी बात है। वो बात क्या है? वो बात ये है कि वो अब इस मंच को, जो आपको ये मंच दिखाई दे रहा है, उनके लिए अब ये मंच नहीं रह गया है। अब उनके लिए ये मंच एक तरीके से पूजा घर बन गया है, इबादत खाना बन गया है। इसीलिए तो चप्पल उन्होंने नीचे उतारी। पूजा घर में कभी भी वो चप्पल पहन करके नहीं जाती हूँ। मुझे नहीं मालूम कि जब वो गाना रिकॉर्ड करने के लिए जाती थी तो क्या करती थी, मुझे नहीं मालूम। मुझे लगता है कि हो सकता है कि वहां भी वो अपनी चप्पल उतार करके ही, बाहर उतार करके जाती हूँ, जैसे कि अब्बू साहब मस्जिद में, कलाम साहब के अब्बू मस्जिद में जाने से पहले उतार देते थे, और कलाम साहब जूते लैब में जाने से पहले उतार देते थे। आपको वहां यही चीज दिखाई दे रही, वही चीज। वो उनके लिए पूजा घर है। और ये जो पुरस्कार वो ले रही हैं, ये उनके लिए ये पुरस्कार नहीं है, ये उनके लिए प्रसाद है, इस पूजा का प्रसाद है। अभी तक जो उन्होंने साधना की है, जो उनके लिए जो गायन उन्होंने किया है, ये गायन उनके लिए गायन नहीं है, ये गायन उनके लिए, सच पूछिए तो आराधना है। इसको वो केवल पैसे के लिए नहीं गा रही हैं, वो प्रसिद्धि के लिए नहीं गा रही हैं। उसमें उन्होंने अपनी आत्मा को उड़ेला है, अपने जीवन को लगाया है। एक तरीके से यह उनकी तपस्या है, और आज जो उनको पुरस्कार मिल रहा है वह उनकी तपस्या का प्रतिफल है। जब तक किसी के दिमाग में ये रिलेशनशिप नहीं होंगी जो मैंने आपको बताया, तब तक वह इस पुरस्कार को ग्रहण करने के लिए मंच पर जाने से पहले अपने जूते नहीं उतारेगा, चप्पल अपनी नहीं उतारेगा, और मंच को प्रणाम नहीं करेगा। मित्रों, इसे समझने की कोशिश कीजिए, और पूरी संवेदना के साथ समझने की कोशिश कीजिए, सेंसिटिविटी के साथ समझने की कोशिश कीजिए। इस तरीके से कोशिश कीजिए, और आपने इसे इस रूप में समझा है, उसका प्रमाण इस बात से होगा कि क्या आपके शरीर में थोड़ा भी रोमांच हुआ। अगर हुआ तो आप समझ लीजिए कि आप इसे समझ रहे हैं। हो सकता है कि नहीं हो, क्योंकि जब आप तर्क के आधार पर इसे सोचेंगे तो ये सब फालतू की चीजें आपको लगेंगी, और तर्क इसे फालतू ही सिद्ध करेगा। चप्पल पहन करके चली जाती तो क्या हो गया, मंच को प्रणाम करने से क्या हो गया, राष्ट्रपति जी थे तो राष्ट्रपति जी को जाकर के प्रणाम कर लेती, और राष्ट्रपति जी को उन्होंने प्रणाम किया ही। मंच तो एक निर्जीव वस्तु है,
और सभी चप्पल जूते पहन करके जा रहे थे। यहां तक कि मंच पर भी जितने लोग मौजूद थे, राष्ट्रपति जी भी जूते पहने हुए थे, तो ये भी पहन करके चली जाती तो कोई गंदा नहीं हो जाता। तो इस तरह से तर्क के आधार पर तो ये पूरा का पूरा काम एक खोखला बेकार का नजर आएगा, और हो सकता है कि एक आडंबर भी नजर आए, एक पाखंड भी नजर आए। आई डोंट नो, कुछ भी आप व्याख्या कर सकते हैं, क्योंकि तर्क तो ऐसी चीज ही होती है। भावना के पास तर्क के जवाब नहीं होते। भावना हमेशा तर्क के सामने सरेंडर ही करेगी। यह बात अलग है कि तर्क कितने खोखले अपने आप में होते हैं। हर तर्क वजनी नहीं होता, हर तर्क सही नहीं होता, वो बात अलग है। तो मित्रों, ये इसे समझने की कोशिश कीजिए कि इन सब के साथ साथ ये उससे कहीं बहुत बड़ी बात भी थी जो लता मंगेशकर के अपने भाव जगत को बता रहा है। और सच पूछे तो मेरे जैसा व्यक्ति फिर थोड़ा सा इस बात पर फ्रेंड्स विश्वास भी करता है कि फिर लता मंगेशकर जो लता मंगेशकर बनी, इतनी महान गायिका बनी, क्या उसके पीछे इस तरह का उनका जो भाव जगत है उसका कोई रोल नहीं रहा होगा, कोई हाथ नहीं रहा होगा? मुझे लगता है कि रहा होगा। हर चीज के पीछे इसका हाथ होता है। इसको चाहे तो आप इमोशन कह लीजिए, चाहे आप इसको स्पिरिचुअलिटी कह लीजिए, चाहे आप इसको क्वांटम फिजिक्स कह लीजिए, चाहे आप इसको अदृश्य सत्ता के प्रति विश्वास कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, लेकिन भाव जगत का कोई न कोई संबंध तो उस असीमित ऊर्जा से है जो हमारी अपनी पकड़ से बाहर है, जो हम अपने अंदर तर्क और बौद्धिकता के आधार पर पैदा नहीं कर सकते। वह सिर्फ भाव जगत में ही पैदा की जा सकती है, और सिर्फ भावना ही उसे पैदा कर सकती है। दोस्तों, अब तीसरा उदाहरण जो लगभग इसी से मिलता जुलता है, वो नरेंद्र मोदी जी का है। आप याद करिए, चूंकि ये दृश्य मैंने देखा है, वो दृश्य मैंने टीवी पर ही देखा है कि जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार जब पार्लियामेंट में जब उन्होंने प्रवेश किया था, तो पार्लियामेंट में भी प्रवेश करने से पहले बिल्कुल उन्होंने वही कुछ किया था जिसके बारे में मैंने अभी कलाम साहब और उनके अब्बू के बारे में बताया, लता मंगेशकर जी के बारे में बताया, और फिर नरेंद्र मोदी जी के बारे में बताने जा रहा हूं। उन्होंने पार्लियामेंट में प्रवेश करने से पहले चप्पल उतारे, घुटनों के बल बैठकर पार्लियामेंट को प्रणाम किया, और इसके बाद उन्होंने अंदर प्रवेश किया। और उनका शायद उस समय का वक्तव्य भी था कि मेरे लिए यह मेरा जो संसद है यह मंदिर है। मित्रों, ये रिलेशनशिप की बात होती है। जैसे ही आपकी रिलेशनशिप बदलती है, याद रखिए, वैसे ही आपका जो भाव जगत है, ये भाव जगत बदल जाता है। दोस्तों, ये भाव जगत बदलता है, और जैसे ये भाव जगत बदलता है, याद रखिए कि आप जो चीज यहां भेज रहे हैं, चाहे वो अध्ययन के रूप में है, चाहे वह आपके चिंतन के रूप में है, चाहे वह आपके अवलोकन के रूप में है, जिन भी चीजों के रूप में है, ये चीजें आप यहां भेज रहे हैं, इनकी ग्रहण शक्ति बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। मित्रों, यहां आपको एक बात समझनी पड़ेगी। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जो पढ़ने लिखने का काम है, ये काम बहुत ही अलग तरीके का काम है। ये भौतिक काम नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई चीज आपको दे रहा हूं और आप उस चीज को ले रहे हो। इस दुनिया में खरीद फरोख्त चलती है ना। आप एक कस्टमर होते हैं, किसी चीज को खरीदने जाते हैं। कस्टमर होने के बाद आप उस चीज की कीमत पे करते हैं, प्राइस पे करते हैं। प्राइस पे करने के बाद आपको वह चीज दे दी जाती है ना। ये वस्तु है, वस्तु जो है ना आपको दे दी जाती है। आपके हाथ में एक थैला होता है, आप उस थैले में इस वस्तु को डालते हैं और ले आते हैं, और फिर आप उसे कंज्यूम कर लेते हैं। पहले आप कस्टमर थे, फिर कंज्यूम करके आप कंज्यूमर बन जाते हैं। यही प्रोसेस चलती रहती, पूरी की पूरी दुनिया में यही प्रोसेस चलता रहता है, राइट। लेकिन जब हम ज्ञान के क्षेत्र की बात करते हैं, जब हम पढ़ाई के क्षेत्र की बात करते हैं, चलिए हम यहाँ ज्ञान शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं, तो मजेदार बात है कि बहुत सी चीजें इस पैटर्न पर होती हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, आप कॉलेज में जा रहे हैं, आप स्कूल में जा रहे हैं, तो आपने पढ़ाई का कुछ न कुछ पे तो किया है,
उसकी फीस पे की है। और जहां आप पे कर देते हैं वहां आप कस्टमर बन गए हैं, मतलब खरीद रहे हैं। अब आप यहां क्या कर रहे हैं, कॉलेज में आप नॉलेज को एक तरीके से खरीदने गए हैं, है ना। और बिल्कुल यहां आपके फिर कुछ अधिकार भी हो जाते हैं। जैसे ही आप पे करते हैं, जैसे ही आप धन किसी को देते हैं, तो आपको उसके बदले में कुछ अधिकार मिलते हैं, राइट्स मिलते हैं, है ना। इसीलिए तो हड़ताल वगैरह होती रहती हैं, आप अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं, उसकी मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, है ना। अब होता क्या है, जो ज्ञान प्राप्त करना है, मैं उस चीज पर आ रहा हूं, है ना। मैं उसके भौतिक जगत की बात नहीं कर रहा हूं। तो डेफिनेटली एज एन स्टूडेंट, अगर आप घर में चुपचाप पढ़ रहे हैं, किताब लेकर के पढ़ रहे हैं, तो कुछ बात नहीं, यू आर ए प्योर स्टूडेंट कह लीजिए, हियर यू आर ए प्योर स्टूडेंट। लेकिन आप जब इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, तो बट नेचुरली कि यू आर नॉट ए प्योर स्टूडेंट, बट यू आर ए कस्टमाइज्ड स्टूडेंट। मतलब एक ऐसा विद्यार्थी जो ग्राहक भी है। आप यहां इंस्टीट्यूट में नॉलेज खरीदने गए हैं, राइट। अब मजेदार बात यह है कि यहां जो नॉलेज है ये आपके लिए वस्तु है, यही वस्तु है ना। यहां वस्तु तो नॉलेज है, आपको और तो कुछ दिया नहीं जा सकता, और ये नॉलेज दिखाई नहीं दे रही है। अब सवाल यहां ये है, इस चैलेंज को समझिए। सवाल ये है कि ये जो, मैं मान लीजिए कि वो जो इंस्टीट्यूट आपको नॉलेज दे रहा है, ये नॉलेज दे रहा है, वस्तु को तो आपने थैले में रखा और घर ले आए और कंज्यूम कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि अब आप इस नॉलेज को किस थैले में रखेंगे। हम जो बात कर रहे हैं मित्रों, सच पूछिए तो इस थैले की ही बात कर रहे हैं। ये नॉलेज कैसे लेकर के आएंगे, और ये देने वाला भी आपको कैसे देगा। आपको नहीं लगता कि ये जो थैला है ये भाव जगत का थैला है? ये जो थैला है ये आपके मस्तिष्क का थैला है, इसी में तो ये चीज दी जा रही है। तो अगर ये थैला उल्टा है, अगर ये थैला उथला है, अगर ये थैला फटा हुआ है, तो क्या होगा? ठीक इसके विरोध में चले जाइए। थैला मजबूत है, थैला बहुत गहरा है, थैला अपने बिल्कुल सही स्थिति में है, तो क्या होगा? बट नेचुरली कि जो अब ये नॉलेज दिया जा रहा है, इसमें से वो सारा का सारा बाहर निकल जाएगा, आप तक पहुंचेगा ही नहीं। लेकिन अगर थैला इसके बिल्कुल विपरीत है, तो ये सब का सब आप तक पहुंच जाएगा। और मजेदार बात यह है कि ये जो दी जाने वाली वस्तु है, जो नॉलेज है, वो दिखाई नहीं दे रही है। जो कुछ भी सुनाई दे रही है, कह लीजिए, वो आपको लेक्चर के फॉर्म में सुनाई दे रही है। जो कुछ बोला जा रहा है, जो साउंड है, उस साउंड में आपको सुनाई दे रही है। अब इसको आप रखेंगे कहां? इसकी जो सबसे बड़ी चुनौती है वो रखने की चुनौती है। यहां थैला नहीं है, थैला के रूप में आपके पास भाव जगत है, आपके पास मस्तिष्क है। इसलिए मित्रों कि जब हम इस अध्ययन की दुनिया में एंटर करते हैं, तो मुझे एक बात बहुत ज़्यादा जरूरी लगती है अपने इस भाव जगत को करेक्ट करने के लिए। वो ये है कि ये जो कस्टमर की जो भावना है, जो ग्राहकीय बोध है, हमारे अंदर एक बोध होता है ना कि ग्राहकीय बोध, कि हम तो ग्राहक हैं। और बिजनेस की लैंग्वेज में कहा जाता है कि कस्टमर इज किंग। यह भी कहा जाता है कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट, कस्टमर हर समय सही होगा। याद रखिए कि वो यहां काम नहीं करता है, वो बिल्कुल काम नहीं करता है, बल्कि सच पूछिए तो वो उल्टा हो जाता है। क्योंकि जब आप कस्टमर बनते हैं, तो देखिए कस्टमर बनने के बाद होती क्या है कि आप पूरी की पूरी जिम्मेदारी दुकानदार पर डाल देते हैं, सर्विस प्रोवाइडर पर डाल देते हैं। यहां चलिए हम दुकानदार ना करके सर्विस प्रोवाइडर कह रहे हैं कि जो आपको सेवाएं दे रहा है, आप पूरी की पूरी जिम्मेदारी उस पर डाल देते हैं कि वो आपको करे। जैसे मान लीजिए कि आप एक बस में सफर कर रहे हैं और आपने उस बस में 200 रुपए किराया दिया है, और उसने कहा है कि ठीक है वो आपको इतने बजे तक यहां पहुंचा देगा, बस खराब हो जाए, जो कुछ भी हो जाए। अब उस सर्विस प्रोवाइडर की जिम्मेदारी है कि वो आपको पहुंचाए। अगर वो नहीं पहुंचा पा रहा है तो आपका पैसा वापस करे। आपकी जिम्मेदारी तो खत्म हो गई। आपकी जिम्मेदारी इतनी ही थी, दो चीजें थी, एक तो आप उसको पेमेंट कर दें और इसके बाद आकर के बस में बैठ जाए, वो आपने कर दिया। तो सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। अध्ययन के क्षेत्र में जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो आप कह लीजिए कि आपका टीचर है, इंस्टीट्यूट है, ये आपका सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको सर्विस दे रहा है।
अगर आप यहां ये सोचेंगे कि चूंकि मैं कस्टमर हूं और अब मुझे पढ़ाना, मुझे समझाना, यह जिम्मेदारी इस टीचर नाम के सर्विस प्रोवाइडर की है, तो यहां वो सिद्धांत लागू नहीं होगा, वो चीज यहां नहीं चलेगी। फिर तो हम एक तरीके से कह लीजिए कि एक गेम में फंसे हुए हैं, एक बहुत विचित्र किस्म के खेल में हम फंसे हुए हैं। वो खेल क्या है कि आप ये मान करके चल रहे हैं कि मुझे मिलेगा, देने वाला ये मान करके चल रहा है कि मैंने दे दिया, और दोनों अपनी अपनी जगह सही है, क्योंकि यहां भावना कस्टमर की है। तो आपका सोचना ठीक है कि आपको मिलेगा। टीचर पढ़ा रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट, कॉलेज और दूसरे इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उनका जो भी अपना सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत चीजें आपको वो दे रहे हैं। तो जब वो दे रहे हैं तो मान करके चल रहे हैं कि आपको मिल रहा है। आप चूंकि कस्टमर हैं तो आपको है कि वो प्रोवाइड करें, और आपको प्रोवाइड भी किया जा रहा है। तो खेल तो चल रहा है, लेकिन मुश्किल आ रही है यहां पर। जो सबसे ज्यादा मुश्किल आ रही है वो तो यहां पर आ रही है ना, क्योंकि जो दिया जा रहा है वो यहां ठहर नहीं रहा है। ठहर इसलिए नहीं रहा है क्योंकि आप ग्राहकीय बोध से त्रस्त हैं। आपने पूरी की पूरी जिम्मेदारी इस सर्विस प्रोवाइडर पर डाल रखी है। आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो चुके हैं। मित्रों, सबसे बड़ी बात यहां जो है, जो सोचने की है, कि इस पूरे के पूरे गेम में मुझे ये बताइए, हु इज लूजर? लूज कौन कर रहा है? नुकसान किसको हो रहा है? सोच करके देखिए। और ये एक गंभीर प्रश्न है, लेकिन उत्तर बहुत आसान है, उत्तर कठिन नहीं है। लेकिन एक मिनट के लिए सोचिए, हु इज लूजर? अल्टीमेटली हु इज लूजर? याद रखिए कि जो लूजर है वो पूरी तरह से आप हैं। यू आर ए लूजर। और यहां जो आप लूजर हैं, ये भी ध्यान रखिए कि इसका जो फॉल्ट है आप सर्विस प्रोवाइडर पर उतना नहीं डाल सकते। देखिए, जहां सर्विस प्रोवाइड नहीं की जा रही है वहां आप अपने अधिकार के तहत उनसे अपनी मांगे रखते हैं। वहां पर आप कोई लिबर्टी नहीं लेते हैं। आप नहीं रखते, आपके साथ ही रखते हैं, कुछ लोग मिल करके रखते हैं, चीजें ठीक की जाती हैं। वो सारी चीजें होती हैं, वो सिस्टम का पार्ट है ना। वो एक जो मटेरियलिस्टिक सिस्टम है, जो भौतिक जगत है, जो तर्क शास्त्र है, वो उसका पार्ट है। जहां आपको चीजें पसंद नहीं आती है वहां कहते हैं, आप बताते हैं कि सर ऐसा किया जाए, वैसा किया जाए, वो सब हम एक्सचेंज करते हैं और होना चाहिए, उसमें कहीं कोई गलत नहीं है। मैं उसका डिस्कशन, उस विषय को डिस्कस करना मेरे इसका हिस्सा है ही नहीं। मेरा तो जो कुल मिलाकर हिस्सा है वो ये है कि जो भाव जगत है, किस तरीके से आपका भाव जगत सबसे बड़ा इस पूरे के पूरे काम में रोल प्ले करता है। और ये जो भाव जगत है ये पूरी तरह से आपका है, आपका इस पर पूरी तरह से अधिकार है। और यदि यह गड़बड़ है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, और यदि यह बेहतर है तो इसका श्रेय भी सिर्फ आपको है। बस दैट्स ऑल। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द वर्ल्ड ऑफ दिस इमोशन। ये जो भाव जगत की जो दुनिया है, आपका अपना जो भाव संसार है, ये कैसा है, इसको आपने कैसा बना रखा है। तो मित्रों, जो भाव जगत आपका कैसा हो, कैसा होना चाहिए, इसके बारे में देखिए दो तथ्य आप कह सकते हैं कि मैंने आपके सामने रखे हैं। केवल मैंने अभी तक दो तथ्य चर्चा किए हैं। इसके आधार पर ही आप अपने को करेक्ट करते जाएंगे, या करेक्ट न भी करते जाएं तो आप अपने को बिल्टअप करते चले जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे। पहला मैंने कहा था संबंध। जो भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो बुक हो, चाहे वो टीचर हो, कोई भी हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, उसके साथ आपके संबंध कैसे हैं, ये बहुत मायने रखता है। मैं संबंध को लेकर के आपको एक और घटना यहां बताना चाहूंगा। संबंध को लेकर के ही है मित्रों। मेरी समझ से फिर ये संबंध वाला पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा और आपको ज़्यादा गहराई से भी मुझे लगता है कि शायद समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मैं एक क्लास में हूँ और मेरी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, और मैं लेक्चर ख़त्म करने के बाद अपने 40 स्टूडेंट्स को एक एक येलो कलर का मेटल का पेपर वेट देता हूँ। पेपर वेट है ना, देता हूँ, जिसका वजन लगभग समझ लीजिए कि 400 ग्राम्स होगा।
गोल पेपर वेट देता हूं जो पीले कलर का है। येलो कलर का कहने का मतलब है पीले कलर का है, धातु का बना हुआ है। और मैं एक खुश हो गया और उनको एक स्मृति चिन्ह के रूप में अपने 40 स्टूडेंट्स को देता हूं। क्लास के लास्ट में देता हूं और स्टूडेंट अपने अपने घरों, अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, हॉस्टल में चले जाते हैं, घर में चले जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर से क्लास लगती है और क्लास के शुरू होते ही मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने कल एक बहुत बड़ी गलती कर दी। और वो गलती मैंने ये की कि मैंने जो आप लोगों को एक पेपर वेट दिया था वो पेपर वेट बेसिकली गोल्ड का था और मैं आप लोगों को बताना भूल गया था कि वो पेपर वेट गोल्ड का है। अब यहाँ तर्क मत लगाइएगा कि कौन गोल्ड का देता है ना। एक उदाहरण ले लीजिए, वो गोल्ड का था, ये बताइए आप लोगों ने उसे संभाल करके तो रख दिया है ना। ये केवल मैंने वाक्य कहा है, राइट फ्रेंड। अब आप केवल ये यहां सोचने की कोशिश कीजिए कि मान लीजिए कि उस 40 स्टूडेंट में एक आप भी हैं वहां। अब जैसे ही मैं आपको अगले दिन सुबह ये सूचना देता हूं कि दैट वाज मेड ऑफ द गोल्ड, अब आप क्या करेंगे? आप लोगों का दिमाग घूमने लगेगा, 40 के 40 स्टूडेंट का दिमाग घूमने लगेगा, एक भी स्टूडेंट का दिमाग स्थिर नहीं रहेगा और सब ये सोचने लगेंगे कि मैंने ले जा करके वो पेपर वेट कहां रखा। हर कोई यही सोचेगा। मुझे मालूम है कि कोई भी स्टूडेंट उस पेपर वेट को संभाल कर नहीं रखा होगा। कोई अपने स्टडी टेबल पर छोड़ देगा, कोई अपने छोटे भाई को खेलने के लिए दे देगा, कोई ऐसे ही रख देगा, कहीं भी छोड़ देगा। संभाल करके तो एक ने भी नहीं रखा होगा। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि यार ये जो पेपर वेट है भले ही पीले रंग का दिख रहा है, मेटल का है, गोल्ड का तो कोई ऐसे देता नहीं, सवाल ही नहीं है, ये प्रीसियस नहीं है, ये कोई बहुत कीमती चीज नहीं है। ठीक है, सर ने दे दिया है, कोई बात नहीं। अब आप क्या कहेंगे मालूम है कि सर प्लीज अब हमसे बैठा नहीं जा रहा है, हम आपके लेक्चर को समझ नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, बेहतर होगा कि आप कम से कम आधे घंटे का 1 घंटे का अब आप गैप दे दीजिए, पता लगाने दीजिए कि हमने वो कहाँ रख दिया है। मान लीजिए कि आपने एक फ़ोन मिलाया, फ़ोन मिलाने के बाद आप मम्मी ने फ़ोन उठाया, आपने मम्मी से पूछा कि मम्मी वो देखो तो उस टेबल पर कि मैंने एक पेपर वेट रखा था, वो पेपर वेट है क्या? देखो मैं अभी होल्ड किए हुए हूँ, फ़ोन मत काटना। मम्मी गई टेबल पर, बोला कि बेटे टेबल पर तो नहीं है वो पेपर वेट। तो मम्मी कहाँ चला गया? बेटे मैंने तो नहीं देखा। फिर आप कहेंगे अच्छा ये बताओ कि मेड सर्वेंट आ गई है क्या? आ गई थी क्या? हाँ बोले बेटा मेड सर्वेंट तो आ गई और चली भी गई। अब आपका दिमाग फालतू की चीज़ में जा रहा है कि पक्का है कि उसे मेड सर्वेंट ले गई होगी, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब आपके दिमाग में धूम मची कि मम्मी देखो वो कहाँ है और वो गोल्ड का है और आप लोग तो चीज़ों को संभाल करके नहीं रखते, इस घर में तो कोई भी चीज़ टिकती ही नहीं है। मुझे लग रहा है कि पक्का है कि वो जो छोटू है उसने उठाया होगा और वो खेलने लगा होगा उसके ऊपर। प्लीज़ मम्मी उसको देखो, वो गोल्ड का है, कहीं ऐसा ना हो। और पता लगेगा कि अच्छा ठीक है मम्मी मैं ही आ रहा हूँ और आप घर पहुँच जाएंगे। मित्रों ये मैं केवल एक छोटी सी कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि आप देखिए कि आपके पूरे के पूरे इस बिहेवियर पैटर्न में जो परिवर्तन आया है वो किस लिए आया है। ओनली एक स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से आया है और दैट इंफॉर्मेशन वाज कि यह एक गोल्ड का बना हुआ था, राइट। इससे पहले ये सब चीजें क्यों नहीं थी? आप इसे सैद्धांतिक रूप में सोच करके देखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मित्रों, ये सामान्य सी चीज मैं आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूं। हो सकता है कि आपको सामान्य सी लग रही हो कि पहले आपने उसको कोई वक़्त नहीं दी, यहां उसकी कोई वक़्त नहीं है और यहां उसकी वक़्त ही वक़्त है। ये जो वक़्त है व्हाट इज दिस? यही तो आपकी रिलेशनशिप है। पहले आपकी उसके साथ जो रिलेशनशिप थी वो बहुत ही ऑर्डिनरी थी, बहुत ही ऑर्डिनरी थी, इग्नोर करने वाली थी, कहीं भी फेंक देने वाली थी। लेकिन जैसे ही पता लगा कि नहीं ये तो बहुत ही प्रेसियस है, ये गोल्ड है, वैसे ही आपकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही पॉजेसिव हो गई, उस पर अधिकार जमाने वाली हो गई। वो जो रिलेशनशिप है जो पहले अर्थहीन थी अर्थवान हो गई, अब वो बहुत ज़्यादा मूल्यवान हो गई। उसने आपको डिस्टर्ब कर दिया है, आपके पूरे के पूरे नेचर को बदल दिया है, आपके पूरे के पूरे सोचने की पद्धति को उसने झकझोर कर रख दिया है। अभी आप जितने स्थिर मन से सोच रहे थे वो आपकी स्थिरता खत्म हो गई है। अब आपकी क्लास में मन नहीं लग रहा है और सच पूछिए तो अब आप टीचर को भी उल्टा सीधा सोच रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। बोल तो कुछ नहीं पा रहे, कुछ लोग बोल भी देंगे कि सर ये कल शाम को बताना चाहिए था ना कि कोई ऐसी भी गलती करता है क्या।
और फिर आप अपने मन में उस टीचर की आलोचना करने लगेंगे, उसकी एनालिसिस करने लगेंगे, तो ऐसे ही है, भूलते रहते हैं, जरूरी की चीज़ें बताते नहीं हैं, बाद में याद आता है इनको, ये क्या पढ़ाएंगे ऐसे में, जबकि बाद में चीज़ें याद आती हैं। तो इस तरीके से अब आपका देख रहे हैं कि पूरे के पूरे मन की स्थिरता खत्म हो गई है, भाव जगत आंदोलित हो गया है, कैनवास बिल्कुल तहस नहस हो गया है। एम आई राइट मित्रों? ऐसा ही होगा। अब आपको जो मैं छोटी सी बात बता रहा हूं मित्रों, कुल मिलाकर के ये कि ये गोल्ड के साथ अब जो आपकी जो रिलेशनशिप बनी है, केवल इसके बारे में सोचिए। अब ये आपके लिए मूल्यवान हो गया, वही पेपर वेट आपके लिए मूल्यवान हो गया। तो मित्रों, क्या आपको नहीं लगता कि जो सिद्धांत इस पर लागू हुआ है, क्या यही सिद्धांत इस पर भी लागू नहीं हो सकता? थोड़ी सी संवेदनशीलता के साथ सोचिए। तर्क के प्रभाव को थोड़ा कम कीजिए, तर्क का जो फन है उसको थोड़ी देर के लिए डाउन कीजिए। तर्क सही होते हैं, प्रबल होते हैं, जरूरी भी होते हैं, और अगर तर्क और भाव में कभी कभी अगर मुकाबला होने लगे तो तर्क ही जीतता है। लेकिन हर जगह जीवन तर्क से ही नहीं चलता है, क्योंकि वी आर मेड ऑफ बोथ लॉजिक एंड इमोशंस। जिस हम मन की दुनिया की बात कर रहे हैं, मन के कैनवास की बात कर रहे हैं, ये भाव पर आधारित है। जिस दिन किताब के प्रति, नोट्स के प्रति, मैगजीन के प्रति, अखबार के प्रति, रेडियो न्यूज़ के प्रति, पब्लिक लेक्चर के प्रति, अपने टीचर के प्रति, अपने इंस्टीट्यूट के प्रति, ये सारी चीज़ें जो आपके अभी अध्ययन में काम आ रहे हैं, उन सब चीज़ों के प्रति अगर आपकी रिलेशनशिप यही हो जाएगी, तो आपको नहीं लगता कि फिर उसको पाने की आपकी बेताबी बढ़ जाएगी? यानी कि आपके अंदर एक श्याम विवर तैयार हो जाएगा, एक ब्लैक होल निर्मित हो जाएगा, और आप उसे पाने की हर संभव कोशिश करेंगे। आप उस पर अपना अधिकार जमाना चाहेंगे, क्योंकि वह आपके लिए मूल्यवान हो गया है। और जैसे ही ये होगा, तो जो भी चीज़ आपके भाव जगत में भेजी जा रही है, क्या उन चीज़ों को वो बहुत तेजी के साथ रिसीव नहीं करेगा? और रिसीव करने के बाद क्या उसे वो बहुत ज़्यादा संभाल कर रखना नहीं चाहेगा, जैसे कि आप इसे संभाल कर रखते? अब आप क्या करेंगे मिल जाने के बाद? क्या आप इसे स्टडी टेबल पर रखेंगे? क्या आप इसे अपने भाई को खेलने के लिए देंगे? आप इसे सीधे सीधे ले जाकर बैंक के लॉकर में रख देंगे, सुरक्षित रखेंगे, कभी नहीं घूमेगा। आप इंश्योर करेंगे कि ये सुरक्षित रहे। क्या आपका भाव जगत ऑटोमेटिक जो कुछ भी आपने पढ़ा, देखा, सुना, समझा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रखने के उपाय नहीं करेगा? वो ऐसा करेगा, ऑटोमेटिक तरीके से करेगा। उसको आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देना पड़ेगा। वो जानता है कि आप इसके लिए तैयार हैं, आपके लिए इसकी इतनी ही ऐसी ही वैल्यू है। मित्रों, मुझे नहीं मालूम कि आपके साथ व्यक्तिगत रूप से क्या है, लेकिन हम लोग जिस समय हम लोगों ने पढ़ाई शुरू की, मेरी पीढ़ी के लोगों ने 1965 के आसपास से, बचपन से ही हम लोगों को सिखाया गया कि ये जो कॉपी है, ये जो किताब हैं, ये भगवान है, ये ज्ञान के देवता हैं, ज्ञान की देवियां हैं। इसीलिए जब भी तुम्हारे पैर में ये लगे तो इन्हें प्रणाम करो, इनसे माफ़ी मांगो। मित्रों, वो चीज़ संस्कार में, चेतना में, या कह लीजिए अचेतन मन में इस कदर बैठ गई है कि कभी गलती से अखबार भी अगर टकरा जाता है तो अपने आप हाथ उसे प्रणाम करने के लिए उठकर झुक जाते हैं। अपने आप होता है, ये कोई सोच समझ कर नहीं करते। और फिर चाहे सामने कितना भी बड़ा कोई समाज क्यों ना हो, उसकी शर्म भी नहीं आती है। अगर कोई किताब टकरा गई तो उस किताब को उठा करके माथे से लगाते हैं, उसे प्रणाम करते हैं। दोस्तों, मैं जानता हूँ उस किताब को कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि उसके पास कोई ऐसी जीवित चेतना नहीं है। लेकिन ये किताब के लिए नहीं किया जाता है, ये तो मैं अपने लिए करता हूँ। मुझे मालूम है किताब को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि मुझे तो फर्क पड़ेगा।
क्योंकि मेरे अंदर एक अपराध बोध घर कर जाएगा। मैं जानता हूं कि अगर मैंने उसे प्रणाम नहीं किया तो अध्ययन को लेकर के मेरे जो मन का कैनवास है वो गड़बड़ा जाएगा, मेरा जो भाव जगत है वो छिन्न भिन्न हो जाएगा, वो छितरा जाएगा, उसकी चिकनाहट खत्म हो जाएगी, उसका जो लचीलापन है, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो गायब हो जाएगी, वह अकड़ जाएगा। और जब ऐसा हो जाएगा तो फिर जो कुछ भी मैं उसमें डालूंगा, मेरा वो थैला फट चुका होगा, वो थैला उथला हो चुका होगा, वो थैला उल्टा हो चुका होगा। और क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी स्थिति में मैं खुद अपना ही नुकसान कर रहा हूँगा? तो मित्रों, मुझे लगता है कि हम सबको इतना तो होशियार होना ही चाहिए, इतना तो समझदार होना ही चाहिए कि हम अपना नुकसान न करें। मुझे लगता है दोस्तों कि हमारे यहाँ जो ज्ञान को लेकर जो बात कही गई है, उसके बारे में जो सिद्धांत दिए गए हैं, समाज ने जो इसकी जो प्रणाली बनाई थी वो शायद इसीलिए बनाई थी। जैसे आपको मालूम होगा कि पहले मुझे मालूम है कि ऐसे गुरु होते थे, हम लोगों ने खुद ऐसे गुरु से पढ़ाई की है जहां हम ट्यूशन पढ़ने जाते थे, लेकिन ट्यूशन पढ़ने के बदले में वे कुछ भी नहीं लेते थे, कुछ भी नहीं लेते थे। वो युग दूसरा था। लेकिन मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं कि कुछ लेना नहीं चाहिए। मैं यहाँ इसकी बात बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई फ्री में कराई जानी चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर आप ये भी करते हैं तो जो स्टूडेंट भी तो चाहिए ना। अगर स्टूडेंट को कोई भी चीज़ फ्री में दी जाए तो मुझे मालूम है कि उसका भी फिर भाव जगत, मस्तिष्क जगत नहीं होता, क्योंकि उसको भी फ्री की चीज़ जो है ना वो फ्री जैसी ही लगती है, बेकार लगती है, फिर वह उसके प्रति गंभीर नहीं रहता है। तो वो भी एक दूसरा पक्ष है। लेकिन मुझे जो महसूस होता है अब जब मैं उन चीज़ों के बारे में सोचता हूँ कि वो गुरु क्यों नहीं लेते थे, तो मुझे लगता है कि वो इसलिए ही नहीं लेते थे क्योंकि उनके प्रति, ये जो गुरु हैं उनके प्रति हमारी जो श्रद्धा की भावना है वो तीव्र हो जाए, हमारा जो भाव जगत है उनसे जुड़ जाए, वो हमारे लिए पूज्य बन जाए, ईश्वर तुल्य बन जाए और उनके शब्द हमारे जीवन का मार्गदर्शन करने लगे। और यही शायद कारण रहा हो कि पहले की हमारी जो गुरुकुल परंपराएं होती थी और जो दूसरी परंपराएं होती थी उसमें विद्या को ज्ञान दान कहा गया है। ज्ञान दान कहा गया है। दान आप किसी को कुछ लेने के बदले में थोड़ी देते हैं, दान तो आप देते ही देते हैं। उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है वो दान नहीं है, आप उसके बारे में ध्यान देते ही नहीं है। डोनेशन नहीं है, कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये तो दान है, बिना किसी इच्छा के दी गई वस्तु, यहां तक कि गुप्त दान। तो ज्ञान दान आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा ज्ञान माना गया है। और अगर आप गीता में जाएंगे तो गीता में कृष्ण ने एक जगह पर अर्जुन को कहा है कि है अर्जुन, ये सारी की सारी चीजें हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा जो यज्ञ है वह ज्ञान यज्ञ है, और मैं तुम्हें उसी ज्ञान यज्ञ के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये जीवन बनाता है। आप कल्पना करके देखिए दोस्तों। तो मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति में जो ये सारे के सारे विधान किए गए थे, ये सारे के सारे विधान इस मन के कैनवास को ध्यान में रखकर ही किए गए थे कि किस तरीके से जो शिष्य है, जो स्टूडेंट है, उसके मन का कैनवास इतना पवित्र हो सके, इतना स्पष्ट हो सके, इतना साफ सुथरा हो सके कि जो कुछ भी उसमें डाला जाए वो वहां जाकर के स्टोर हो जाए, इतने शुद्ध रूप में, प्योर रूप में वो स्टोर हो कि फिर बाद में वो जब कुक हो आपस में मिल करके और जो चीज तैयार हो तो वो एक अद्भुत विजडम के रूप में सामने आए। मित्रों, मैं उस परंपरा की बात नहीं कह रहा हूं कि उस तरह की प्योरिटी की हम आज भी उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे समाज का जो पूरा का पूरा जो ढांचा है, उसकी संरचना है, वो आज बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है। हमारा भाव जगत भी बदल चुका है, भौतिक जगत के अनुकूल भाव जगत ढल चुका है। लेकिन मैं इस बात से भी इनकार नहीं करता हूं कि बहुत कुछ अभी भी हमारे हाथ में है। मैं ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स से मिला हुआ हूं जो आज भी उसी तरह की भावनाएं लेकर चलते हैं। मुझे लगता है कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 100% कर लीजिए, आप जितना भी कर सकते हो उतना कर लीजिए, और आप इस 100% में जितना भी कर लेंगे, समझ लीजिए कि उससे के अनुपात में आपका जो रास्ता है वो सरल और सहज हो जाएगा। जितना भी आप कर लेंगे
और इसको करने के लिए मित्रों कुछ भी नहीं करना पड़ता, केवल भावना के स्तर पर परिवर्तन लाना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, थोड़े से परिवर्तन अपने अंदर लाने पड़ते हैं। और ये परिवर्तन कैसे आते हैं, क्या होता है, इसके बारे में तो आपको अलग से जानकारी दी ही जाएगी, दी ही गई होगी। तो मित्रों, मुझे लगता है कि हमें कहीं न कहीं अपने अंदर भाव जगत में इस तरह के परिवर्तन लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हमारे मन का कैनवास बेहतर हो सके। तो मित्रों, अभी का ये जो लेक्चर है ये थोड़ा सा लंबा हो गया है। इसका थोड़ा सा हिस्सा अभी शेष है, और उस हिस्से को हम अब इसी के पार्ट 2 के अंतर्गत देखना चाहेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर एक ही बात को बहुत लंबे समय तक बताया जाए तो ये मन का कैनवास फिर गड़बड़ाने भी लगता है। उसका एक ये भी आधार है, उसकी भी अपनी एक कैपेसिटी है। तो इसलिए फिलहाल मैं इस सब्जेक्ट को यहीं समाप्त करता हूं। इसका जो पार्ट 2 है, जो थोड़ा सा बचा हुआ है, उसे अब हम आगे देखेंगे, उस बचे हुए हिस्से को उसमें पूरा करेंगे। तो मित्रों, अब मैं आपसे अनुमति चाहूँगा, नेक्स्ट पार्ट में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।